गलियां डूब गईं, सामान उजड़ गया, बेसमेंट भर गए। कराची के महंगे इलाके में रहने वाले बारिश के बाद बद इंतजामी से तंग आ गए। हर गुजरते दिन के साथ एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने लगा। कई फनकार भी सड़कों पर निकल आए। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तान की 7 साला बेटी ने भारतीय रिकॉर्ड पर कब्जा किया। फातिमा नसीम का 1 मिनट में 242 एल्बो स्ट्राइक पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। कहां पर मामलात ऐसे हैं कि जिन्हें तब्दील होना चाहिए, कहां पर मामलात ऐसे हैं जहां कोई तब्दीली नहीं आ रही और कहां पर तब्दीली आ सकती है। हम आज इस सब की बात भी करेंगे और साथ में आपको ये भी बता दें कि वजीर आजम को आज कराची आना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, शेड्यूल तब्दील हो गया। पहले वो कह रहे थे जुम्मे को आएंगे। सिंध हुकूमत कहती है कि वो पहले कह रहे थे थर्सडे को आएंगे, फिर कहा जुम्मे को आएंगे, आप कहते हैं हफ्ते को आएंगे। और ये भी है ना कि वो कब आएंगे से लेके अब कौन सा जुमा और क्या वो जुमा आएगा, ये सब भी हो रहा है। ये सब भी हो रहा है। एग्जैक्टली जी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इससे मुताल्लिक कहा है कि जब भी आए, जो भी प्रोग्राम बनाएं, बस हमें जरा पहले बता दें, और काम भी करने होते हैं। तो चूंकि नया दिन का ये प्लेटफॉर्म है, वजीर आजम के दौरा कराची की बात है, उनको आ जाना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। कराची में जो मसाइल पहले थे सो थे, जब बारिश हो गई और उसके बाद में इस तरह की सिचुएशन है कि अब सुरजानी टाउन हो या फिर वो DHA हो, सारे के सारे लोग परेशान हैं। इस सारे के सारे मामले में ये भी है कि काम कब होगा। सियासत को तो छुट्टी नहीं, वो सब कुछ चल रही है। तो हम आगे चलकर इसी सब पर बात करें, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ वजीर आजम नहीं आए, वजीर आला सिंध ने क्या कहा। इमरान खान की कराची आमद मुअम्मा बन गई। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह हफ्ते को कराची का दौरा करेंगे, लेकिन वज़ीर आला सिंध कुछ और ही कहते हैं कि अभी तो प्रोग्राम ही फाइनल नहीं हुआ। जो अभी तक ये बताया गया है कि कल आ रहे, लेकिन अभी तक प्रोग्राम नहीं आया। हो सकता है परसों होंगे, शहबाज गिल साहब को पहले सही पता होगा। खैर, पहले थर्सडे कहा था, फिर फ्राइडे, अब सैटरडे। मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें, इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। शहबाज गिल तो कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में कराची के मामलात पर रोजाना मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ये तक नहीं पता कि वज़ीर आज़म कराची कब आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरा कराची और अपोजिशन की मुलाकातों समेत मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन की रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल जावेद ने। फैसल जावेद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा वजह क्या है कि ऐलानात तो होते आए, बैठकें लगती आई, बात होती आई, दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो है मसले का हल। यानी कराची के मसले या कराची के मसाइल का कोई हल निकला नहीं, आवाम को रिलीफ मिला नहीं। वजह क्या है आपकी नज़र में इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। किरण, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? शुएब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची का पहले कोई हल नहीं निकला, ये बात बिल्कुल आपने ठीक की है। जो जमात सिंध में इतने बरसों से बरसरे इक़्तिदार है और पिछले 12 साल से लगातार बरसरे इक़्तिदार है, उसने क्या किया? सवाल पहला ये है कि 18वीं तरमीम जब आई, स्पिरिट अच्छा था, सूबाई खुद मुख्तारी, बल्कि नीचे तक इख्तियारात जाने चाहिए, बल्दियाती निज़ाम भी तगड़ा होना चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबे को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ी, इनकी बैरून मुल्क असासे बढ़े, ये तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन अवाम जो है उसका बुरा हाल है। क्यों? इनकी तरजीहात, इनकी तरजीह है करप्शन करना, इनकी तरजीह है मनी लॉन्ड्रिंग करना, इस तरह से ये चलता है। अब भले 18वीं तरमीम है, लेकिन पूरी तरह से वफाक और पाकिस्तान फौज पूरी तरह से कराची को, सिंध हुकूमत को पूरा सपोर्ट करेगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान अब कराची जो जा रहे हैं, वो जाके वहाँ प्रैक्टिकल बुनियादों पर इम्प्लीमेंट करेंगे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जो कराची के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि ये बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकली चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और ख़ुद वज़ीर आज़म
इमरान खान जो है इसको मॉनिटर करेंगे। अब पूरा कराची पे फोकस कर रहे हैं, सिंध हुकूमत को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं पैकेज के हवाले से और इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है इस हवाले से, और आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स भी फैसल जावेद साहब, बहुत बहुत अच्छी बात है फोकस करना, लेकिन अभी भी कराची के शहरियों को लगता है कि पीएम साहब थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। सिचुएशन ये है कि जी उनके कराची आने से पहले शहबाज शरीफ साहब कराची आ जाते हैं, फिर उसके बाद में ये भी होता है कि जो इस सूबे के बड़े हैं वो मिल बैठे हैं, कुछ ऐसी बात भी बन जाती है जैसे कि आसिफ अली जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हो जाती है। अब ये कौन पहले आया कौन बाद में आया, अगर मैं ये बहस छोड़ दूं तब भी आप ये देखिए ना कि अपोजिशन जमातें एक सख्त माहौल पैदा करने जा रही हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। इस सब के बारे में क्या सोच है आप लोगों की, क्या सोचा है आपने? कुछ आपको लगता है इससे कोई दिक्कत होगी, मुश्किल होगी? ऑपोजिशन सख्त माहौल क्या पैदा करेगी? ये तो अच्छा है, मिलते हैं और मिलना चाहिए इन्हें। ये एक जैसे हैं, इनका तर्ज हुकूमत एक जैसा था, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक जैसी थी, इनकी करप्शन एक जैसी थी, इनके एक जैसे बैरून मुल्क असासे हैं, तरीका वारदात एक जैसा है। तो ये एक जैसे इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं, अलग अलग अच्छे नहीं लगते। तो इन्हें इकट्ठा होना चाहिए, पूरा जोर लगा लें। पहले भी इन्होंने पूरा जोर लगाया, पब्लिक ही नहीं निकली इनके साथ, क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं, अवाम इनसे दूर निकल गए। वो इन्हीं से पूछते हैं, भाई इमरान खान तो अभी 2 साल हुए, पहली बार आए, आप जो 30 साल बारी बारी पाकिस्तान में आते रहे, आपने क्या किया? तो पब्लिक इनसे ये पूछती है, इनका रिपोर्ट कार्ड पूछती है। और दूसरी बात, ये सारे जो हरबे हैं ये सिर्फ एक चीज़ के लिए हैं, चाहे ये जो भी कह लें, इन्होंने तो अब ना लिख के दे दिया, और वो है NRO। कहते हैं ये NRO इन्होंने दे दिया, लिख के फरमाइशें दी हैं, 34 अमेंडमेंट्स दी हैं कि अगर आप ये मान जाएं तो बस सब अच्छा है, इमरान खान फिर गुड, ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं। मुफाहमती ऑर्डिनेंस NRO कहते हैं, इसमें चीज़ें सुनिएगा। कहते हैं कि 99 से पहले के सारे केसेस हमारे आप ख़त्म कर दें, चौधरी शुगर महल, अजीजिया, एवन फील्ड अपार्टमेंट, सरे महल, ये सारी चीज़ें इनकी ख़त्म कर दें। 99,99,999 तक करप्शन करने दें, और मनी लॉन्ड्रिंग उसको कुछ ना करे जी, मनी लॉन्ड्रिंग हमें करने दें, ये कह रहे हैं। और इसमें और भी चीज़ें 34 ये फरमाइशें, कहते हैं इमरान खान साहब आप हमें ये NRO दे दें, जिस तरह मुशर्रफ ने दिया था, हमें मुफाहमती ऑर्डिनेंस दे दें तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक, फैसल भाई यही मामला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि ऑपोजिशन जब भी मिल बैठती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए मिल बैठती है। FATF से मुताल्लिक इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा है कि वो जो बिल्स हैं वो पास कराने हैं, हर सूरत पास कराने हैं, हर कॉस्ट पे पास कराने हैं। मसला कहाँ पे रुका है? मसला है क्या कि कानून साजी हो नहीं रही मुकम्मल इस पर? FATF की कानून साजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए। इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी करप्शन, इनके करतूत, जिस किस्म का, जिस सिस्टम से ये पाकिस्तान को चला रहे थे, हम FATF में ग्रे लिस्ट में चले गए, और अब ये चाहते हैं कि हम ब्लैक लिस्ट पे चले जाएं। ये चाहते हैं कि हम ब्लैक लिस्ट पे जाएं। भारत ने पूरे 2 साल हर जगह लॉबिंग की, हर फोरम पे उसने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने के लिए कोशिशें की। भारत चाहता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, तो ये क्यों चाहते हैं ऐसा? ये क्यों नहीं वोट कर रहे FATF के ऊपर, जो कि इंतहाई कौमी मुफाद की लेजिस्लेशन है? FATF कहता है कि मनी नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं नहीं होनी चाहिए। FATF कहता है कि ब्लैक इकॉनमी नहीं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। करप्शन नहीं होनी चाहिए, टेरर फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे मंशूर में है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है हम। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग के हक वाले कौम को पता होना चाहिए, क्योंकि ये खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं और इनके केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। ये चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो करें, कौम को लूटा जाए, करप्शन की जाए, बैरून मुल्क असासे बनाए जाए, ये सब किया जाए। और FATF पे जो है ये इसलिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि FATF का जो बिल है वो पास हो जॉइंट सेशन में। लेकिन अगर ऑपोजिशन ने इस पर वोट ना दिया और ये लेजिस्लेशन, ये कानून साजी ना हुई, और खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला गया, तो क्या होगा? पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान की बुरी हालत में चली जाएगी। आज जहां स्टेबल है, इससे बुरी हालत में चली जाएगी। दुनिया के मालियाती इदारे, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं,
उन्होंने पाकिस्तान के साथ काम करना छोड़ देने हैं, पाकिस्तान पर सैंक्शंस, पाबंदियां लग जानी है। पाकिस्तान का जो डॉलर आज मुस्तहकम है, रुपया पाकिस्तान का मुस्तहकम है, पाकिस्तान का डॉलर जो है, रुपया गिर जाना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जानी है, पाकिस्तान में गैस बिजली कीमतें बढ़ जानी है, बहुत ज्यादा, बहुत बुरे हालात हो जाने हैं। ये क्यों चाहते हैं ऐसा? कौम के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें, अपनी जाती करप्शन के लिए ना सोचें। हर जगह आप बार्गेनिंग टूल ले आते हैं और इसमें लाना ये बहुत ही अफसोस की बात है। और अगर ये वोट नहीं करते तो ये बहुत बुरा होगा पाकिस्तान की कौम के साथ। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस बारे में बात कर रहे थे। 2-3 बस पॉइंट्स हैं, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेती हूँ। 1-2 जुमलों की इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। भाई देखिए, FATF के सिलसिले में तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जी टेररिज्म नहीं हो, हम भी यही चाहते हैं, एक आम पाकिस्तानी भी यही चाहता है, और एक आम पाकिस्तानी ये भी चाहता है आप 30 साल के बाद से शुरू कीजिए, आप 60 साल से शुरू कीजिए हिसाब किताब। अल्लाह के वास्ते जब करप्शन का इल्ज़ाम लगाइए तो फिर आगे बढ़ के उसे साबित भी कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम 30 साल से पहले और हम 30 साल के बाद वाली बहस में ना उलझें, कोई फ़ायदा नहीं है। इल्ज़ाम अगर इल्ज़ाम है, साबित नहीं हो रहा, तो फिर उसमें कोई वर्थ नहीं है, वो वक्त का ज़िया है। और मेरे ख्याल में हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ज़ाया करे उसे, क्योंकि टाइम लगाना चाहिए परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस दिखाने में भी और बताने में भी। एनीवेज इस दरमियान अगर आपने जो है ना वो दावे और वादे से लेके अमल तक के जो एक स्पेल है पूरा, उसमें अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसमें आपने अपनी बात को साबित नहीं किया, तो आपने वक्त को ज़ाया किया। अब आप हंसिए, मुस्कुराइए, क़हक़हा लगाइए, गुस्सा कीजिए, शोर मचाइए, सब बराबर है भाई। और किरण जब भी कहते हैं कि तमाम इदारे इंडिपेंडेंट हैं तो लेट देम डू देयर वर्क, आप अपना काम करें। चलिए हम अपना काम करते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। जिस तरह आज हमारी टॉप स्टोरी भी थी कि पाकिस्तान की 7 साला बेटी, इन्होंने भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा है, नन्ही फातिमा नसीम की बात कर रहे हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट फातिमा नसीम। इतनी छोटी सी बेबी, प्यारी सी किरण देखें, एल्बो स्ट्राइक 242 स्ट्राइक्स इन जस्ट 1 मिनट, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब इनका नाम शामिल कर लिया गया है। अच्छा, इससे पहले आई थिंक जिनका रिकॉर्ड था, क्या है ये तो पूछेंगे, इनके वालिद से भी पूछेंगे, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ रिकॉर्ड होल्डर एज वेल। मार्शल आर्ट मास्टर राशिद नसीम कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। आज राशिद नसीम साहब भी साथ मौजूद हैं, फातिमा भी साथ मौजूद हैं, दोनों को हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल जी, माइक बिल्कुल जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फातिमा ने जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड फातिमा कितना खुश है? फातिमा कितना खुश है, और ये बताएं आज कितने बजे सो के उठी थी और नॉर्मली कितने बजे उठती है? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं 4 बजे उठ के बैठ गई थी। 4 बजे? अच्छा, I was about to ask कि नींद आई थी कि नहीं? जी बिल्कुल, ये असल में रात से ही, क्योंकि कल से ये माशाल्लाह से टीवी चैनल्स पर इसकी खबरें वगैरह चल रही हैं, तो बहुत एक्साइटेड है और खुश भी बहुत है। और मुझे कह रही थी कि पापा देखें, मैंने आपका नाम जो है ना वो ऊंचा कर दिया है। क्या बात? और आपकी तरह मैं भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे बताएं, फिर आपने सोचा नहीं कि प्रैक्टिस तो कराते हैं आप, अच्छी तरह से ना सिखा तो रहे हैं, इनाम क्या दिया आपने, ट्रीट क्या देंगे वो बताएं? ये तो फातिमा बताएगी मैं इसको क्या इनाम देने क्या बाबा को क्या कहा आपने कि आपको क्या चाहिए? ये कह रहे थे मैं आपको मोबाइल आएगा मेरा। अभी इनके पास टैब है तो इनको मोबाइल का बड़ा शौक है, अभी तक दिया नहीं था, तो मैंने कहा चले अब आपको जो है मोबाइल जो है ना दे देंगे। कि इतना मतलब एक्टिव भी है। अच्छा भाई, इस तरह से अगर टैब या मोबाइल के साथ खेलना है तो मैं राजी हूँ इस पर। नहीं, इतना तो बनता है, ये इस सब की बात तो बनता है। इतने फिजिकल फिट है कि वरना होता है ना मोबाइल फोन यूज करके आप कितना आपकी फिटनेस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फातिमा थोड़ा सा मुझे बताएं, आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, इंडियन रिकॉर्ड था आई थिंक 211 उनके एल्बो स्ट्राइक्स थे जी, 211। और आपने तो मतलब 1-2 से भी 242 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितनी प्रैक्टिस की थी? मैंने 4 महीने लग के प्रैक्टिस की थी अपने पापा के साथ, और मैंने रोज़ 2 घंटे इस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस करती थी। और पापा तो बस मुझे प्रैक्टिस ही कराते रहते थे, पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो फिर पापा ने बोला मैं चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ। अच्छा, यानी प्रैक्टिस जब करा रहे थे तो आपको मालूम नहीं था आपने किसी का रिकॉर्ड तोड़ना है? नहीं। ये क्यों? असल में मैं इसको जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में नहीं लाना चाह रहा था। मैं बेसिकली रिकॉर्ड्स तो ये मुझे देखती है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास इस वक्त 60
मैं इंडिविजुअली गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना चुका हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड है मेरे पास। तो ये देखती तो रहती है, लाजमी बात है, मीडिया को भी फेस करती रहती थी, थोड़ा बहुत देखती रहती थी। तो बेसिकली मैं कोविड की वजह से ये घर पे थी और मैं भी घर पे था 4 महीने से, तो 5 महीने से तकरीबन। तो मैंने इसको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करवा रहा था और मेरा जहन था कि इसको फिजिकली तौर पे एज ए फाइटर तैयार किया जाए। तो फिर बीच में ही मैंने जो है इसको 2 से 3 आलमी रिकॉर्ड्स की प्रैक्टिस भी करवाना शुरू की। तो मैंने इसको बताया नहीं, बस मैंने कहा कि ठीक है आप ये एल्बो स्ट्राइक करें, आपको फाइट में काम आएगी। बताया क्यों नहीं? आपने सोचा हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ? हाँ, मैंने कहा जब ये 1 महीना अगर मुझे लगा कि ये अचीव कर लेगी या कुछ करीब तरीन आ जाएगी तो फिर मैं इसको बताऊंगा। अगर वो नहीं कर फिर मैं इसको बताऊंगा। तो फिर माशाल्लाह जब इसने 1 मंथ के करीब इसने प्रैक्टिस की तो मुझे बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आई। तो फिर मैंने इसको बताया कि बेटा आपका जो है वो इंडिया का ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसको हम करने जा रहे हैं और अब आपने जो है ना मजीद इस पे 3-4 महीने मजीद मेहनत करनी है और फिर इंशाल्लाह ताला इसको हमने ब्रेक करना है। और ऐसा हुआ इस प्रैक्टिस के दौरान 242 से भी ऊपर इन्होंने कर दिया हो? हाँ बिल्कुल जी, 242 से इन्होंने ऊपर किया था। इनकी जो हाईएस्ट प्रैक्टिस है वो 265 पे चली गई थी। ओके। और लेकिन जो जिस दिन हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे थे उस दिन कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा हब्स हो गया था और लाजमी बात है अभी छोटी हैं तो इनको अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जिस तरह हम लोग को जब पता होता है कि जहाँ पे थोड़ी कमज़ोरी होती है या कुछ थोड़ा सा होता है तो हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं या अपने आप को रिकवर कर रहे होते हैं। तो वो फिर इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है पहले तो 265 पे चली गई थी, उसके बाद फिर एकदम इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हुई, 225 के करीब जो है इनकी प्रैक्टिस आ गई। तो मैं थोड़ा सा वरी भी हुआ कि मैंने कहा यार, फिर मैंने अपना पूरी ज़िंदगी का तजर्बा इसके ऊपर इस्तेमाल किया और फिर माशाल्लाह मैंने इसकी प्रैक्टिस दोबारा बढ़ाई और इसने जो एट द रिकॉर्ड वाले जो दिन था इसने किया था 250, लेकिन जो गिनेस ने बेसिकली जो एक्सेप्ट किया अपने तरीके से उन्होंने काउंट किया तो उन्होंने 240 जो है वो किया काउंट। तो 8 एल्बो स्ट्राइक्स जो है वो इसकी उन्होंने माइनस कर दी उन्होंने। कोई बात नहीं, तो लेकिन इनफ है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। ये जो भी कुछ कर रही होगी उसमें 8 ज़्यादा बना लेगी इंशाल्लाह हो इंशाल्लाह। जाएगा। अच्छा, ये तो वो था जो बाबा ने थोड़ा सा सोचा और फिर उसके बाद में आपने प्रैक्टिस की ना। आपने खुद आसपास कुछ नजर दौड़ाई, कोई एक आधा कोई ऐसी कोई टफ सा रिकॉर्ड है जो आपके सामने आके टूट जाए यूं करके आपने सोचा कि मैं ऐसे ब्रेक करूंगी? कुछ आपने खुद सोचा है? नहीं, कोई बात नहीं, बेहतरीन है। बाबा वैसे भी बता रहे हैं मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं, बेसिकली ये बता दें कि आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं। ये तो मैं आपसे पूछ लेती ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मैंने इसलिए बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। मुझे भी बहुत शौक था, पापा वो इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, होल्डर है, मुझे भी तो आपने कब ऐसे कर लेते हो? मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनूं। तो फिर पापा ने मुझे रिकॉर्ड बताया, मैं बहुत खुश हुई। लेकिन मेरा असल मकसद फाइटर बनना है, मुझे फाइट का बहुत शौक है। ये जो आप के दोस्त हैं, थोड़ी सहेलियां वगैरह हैं, आपके जितनी एक्टिव तो नहीं होंगी? नहीं पता नहीं। आपने कभी सोचा नहीं, कभी रेस लगा के देखें आप? या तो जाए अभी स्कूल्स खुलेंगे ना थोड़े से दिनों में, तो वो डिस्टेंसिंग और ये और वो इस सब के बावजूद ना बच्चों को मैंने देखा वो एक दूसरे को धक्के मारे बगैर नहीं रह पाते। बहुत अडोरेबल भी लगता है। आप करके देखिएगा, मुझे लगता है आप सुपर स्ट्रांग है ऐसे। अच्छा बताएं मुझे, फेवरेट क्या है, खाती क्या है शौक से? पापा तो मुझे कुछ भी नहीं खाने देते, नहीं खुद खा लेते हैं क्या? ये क्या बात है? बेटी कह रही है पापा कुछ खाने नहीं देते, हालांकि नेचुरली है कि बेटी कुछ कहे बाप कहता है मैं लेकर आऊंगा। नहीं असल में वो उसका आप बताएं, पूरी बात बताएं ना। आप नहीं नूडल्स, नहीं चिप्स, नहीं बिरयानी, नहीं कुछ भी तेल वाली चीजें, नहीं कोल्ड ड्रिंक। पापा कहते हैं हेल्दी चीजें खा। मेरा मकसद है कि इसको मैं अभी से अवेयर कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि इसको हेल्दी फूड जो है वो लेने चाहिए। फ्रूट ले, मिल्क ले और यखनी वगैरह पिए। चीट मील डे। बताएं। तो अभी से इसको ये थोड़ा सा अवेयर किया है, जैसे ये नूडल वगैरह है, मैक्रोनी वगैरह है, आपको पता है आजकल लोग घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं, तो इसको थोड़ा अवेयर किया है, थोड़ा समझाया है। तो माशाल्लाह समझ से लग रहे हैं आप। नहीं मैं बहुत प्यार से करता हूँ अपनी बेटी अच्छे से नहीं लगे इस वक्त मुझे। मैं तो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सेक्शन हो जाए प्लीज अगर हो जाए। ये पंचिंग पैड मैंने पकड़ लिया है। अच्छा, मुझे तो लगा कि शुएब कहेंगे जरा मेरे बराबर में बैठ के ना एक एल्बम मार के दिखा। क्या करें, खड़े हो जाएं? चले खड़ी हो जाए, आ जाए। बस आप कह रही हैं मैं पैड पे करा दूं? आपकी मर्जी, आप पैड लें, वरना मैंने कहा कि पैड नहीं है तो मेरे पास तो यही पैड है, पिलो है। चलिए लेट्स सी। ओके, शुएब अपने दांत बच गए। यू नेवर नो, बाकी लग जाती है। जबरदस्त।
जबरदस्त। और ये दिन भर की जो प्रैक्टिस, थोड़ा सा बताएंगे दिन का कितना हिस्सा इस प्रैक्टिस का है? आत्मा बताएं आप। सब अच्छा, चलिए बताएं कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं? पहले इनकी बात मैं बताएं। रोजाना 2 घंटे अपने पापा के साथ क्लब में प्रैक्टिस करती हूँ। और आम दिनों में डांट पड़ती है इनसे या ट्रेनिंग के दौरान? डांट पड़ती है? ट्रेनिंग करते हुए कभी कभार डांट देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ना डांट खाऊं, आज अच्छा कर दूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। कभी ना कभार गलती हो जाती है तो फिर पापा डांटते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं डांटते? नहीं। बर्दाश्त हो जाता है? नहीं। आप खुद वैसे क्या फील करते हैं? आप ट्रेनर थोड़े सख्त हैं या फादर? देखिए, जब अगर मैं बेटी के मामले में अगर फादर बन के सोचूंगा तो शायद इसको मैं डांट भी ना सकूं, लेकिन मुझे इसका फ्यूचर देखना है। एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर बन के देखता हूं मैं इसको। और मैंने इसको समझाया जब थोड़ी सी इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हुई है। वैसे तो ये 3 साल की थी, जब से ही कुछ ना कुछ करती रहती हैं मेरे साथ, लेकिन जब ये थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी समझदार हुई, तो मैंने इनको थोड़ा सा समझाया कि देखें बेटा, क्लब के अंदर ट्रेनिंग के दौरान मैं आपका पापा नहीं हूँ। अगर मैं आपको पापा बन के सोचूंगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्योंकि लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है, खुद बहुत ज़्यादा सोच बहुत हाई है इसके लिए, तो लाजिम आता है फिर उसी लेवल के हिसाब से, उसी टफ ट्रेनिंग देनी पड़ती के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं इसको। तो ख़ास तौर पे मैं इसकी ट्रेनिंग कराते हुए जो है इसकी टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ कि कुदरती तौर पे ये एग्रेसिव है थोड़ी सी, और नहीं लगा था मुझे। मतलब जैसे ही किक्स वगैरह करना शुरू करती है या पंचेस करना शुरू करती है, तो अगर आप खड़े हो जाएं तो ये बगैर आपको मार देगी। एग्रेशन इन द राइट डायरेक्शन। मैं फिर इसको मना नहीं करता हूँ कि आपने नहीं मारना है। जी अभी मैं फाइट इसके साथ अगर करना शुरू हो तो ये मुझे किक लगा देती है। नहीं, हम ब्रेक में देख लेंगे। टाइम बहुत कम है। बिल्कुल कम है। कोई एक 30 सेकंड भी नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं कि नहीं? भाई बहुत अच्छे हैं ये। खैर कोई बात नहीं मिल सकते, उन्होंने पहले ही मना कर दिया है। मैं बस ब्रेक में बातें कर लेती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा बात कर लेते हैं कराची में होने वाले एहतजाज की। एहतजाज के रंग की बात हम कर रहे हैं और ये एहतजाज शुरू हुआ है DHA और क्लिफ्टन में, इसलिए कि वहां पर भी इस दफा मसाइल बहुत ज्यादा हैं। बारिश हुई, पानी आया, गंदा पानी फिर घरों से निकला निकासी ना हो सकी। अब मसला ये है कि अगर परियर का अंदाजा लगाया जाए तो जो डिफेंस के मकीन है, जो DHA के मकीन है, वो अच्छी खासी रकूम देते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे इलाकों से बहुत बेहतर इलाके में रह रहे हैं। तो फिर उनके पास में जो मसाइल हैं वो भी उसी हिसाब से, जिस हिसाब से वो पे करते हैं या टैक्स देते हैं, उसी हिसाब से होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतने अरसे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पैसा हमारी जेब से आप लेते रहे, भर भर के लेते रहे, उसका किया तो क्या किया, इसका जवाब दे दो। इतना पानी जमा हो गया, हमारे निकालने के लिए हमारे बस में कुछ ना रहा, फिर इस सब के बाद में क्या हो सकता है? सिर्फ इसीलिए ये वो मामला था कि हम इस मामले पर मजबूर हुए आपको अपडेट करने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो है मसाइल और दूसरी तरफ हो रहा है एहतजाज, और इसमें दरमियान में हुए कुछ मुज़ाकरात, एक FIR का मामला भी हुआ, लेकिन ऊँट ऐसा लगता नहीं कि किसी करवट बैठे। ऐसा वाकई लग नहीं रहा किरण, क्योंकि जब एहतजाज इन्होंने किया उसके बाद FIR भी कटी, लेकिन एनीवेज गुज़श्ता रोज़ भी एहतजाज हुआ और उसमें हमने देखा कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स शरीक थे और वो ये कह रहे थे कि इतने तो हमारे एहतजाजी मुजाहिरीन जितना वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद थे इनको रोकने के लिए। इसी पर हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया आमना खान ने, अदाकारा हैं आप, वेरी बिग नेम, अब बड़ा अच्छा आप लोग काम करते आए, आवाज़ बुलंद करती आई हैं आप तो इस सिलसिले में वेलकम भी कहेंगे आपको। मैं चाह रहा था, आपने जिक्र किया था लाठी चार्ज का, ये क्या मामला था? लाठी चार्ज हुआ? आप लोग तो बड़े पुराने तरीके से मुजाहरा कर रहे थे, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं उन तक जिन्होंने काम करना होता है, फिर लाठी चार्ज वाला मामला कैसे हो गया? थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। यस, ये हुआ है। मंडे को CBC के सामने हमने एक मुजाहरा किया था जो कि बहुत ही पीसफुल इंटायरली था। सिर्फ यंग लोग थे, कुछ एल्डरली लोग थे, बस बहुत मतलब ऑब्वियसली रेजिडेंट्स थे सारे। तो बैठ के लोग बता रहे थे अपनी बात कि दिस इज़ व्हाट देयर कंप्लेंट इज़, और उसके बावजूद वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लाठी चार्ज करवाया पुलिस से। थोड़ी देर के लिए कराया लेकिन हुआ था। तो इट वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर, बिकॉज पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब हमें भी पता है, पढ़े लिखे सारे लोग थे बिल्कुल जो गए। कल भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो कल शुक्र है कोई लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले एक FIR कटवा दी गई उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेट किया था। ओके। तो अगेन वाज वेरी अनकॉल्ड फॉर। अगर आप अपनी राइट्स के लिए कोई चीज़ पूछ रहे हैं, हमारा हक बनता है कि अगर हमने कोई टैक्स पे किया है तो हम पूछें कि भाई वो किधर गए पैसे, उनका क्या किया आपने पिछले 13 सालों से,
क्या हो रहा है, कोई ऑडिट होना चाहिए। ये जो बात कि- आपको उनकी, आई एम सॉरी, बात आपकी कट रही है, ये बात आपको कितनी कन्विंसिंग लगती है कि अब तो हम जो भी आप मुतालबा कर रहे हैं अब तो हम उससे कहीं ज़्यादा करने जा रहे हैं, मतलब पिछला सब कुछ छोड़ दो। नहीं, ये बिल्कुल मतलब मैक्सिमम कन्विंसिंग आपको भी लगी जितने आपने फौरन ही आपको हंसी आ गई। नहीं, बात सिर्फ सिंपल है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया हुआ है कि 3 साल का कम अज़ कम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फोरेंसिक एनवायरमेंटल ऑडिट अगर वो करके पब्लिश करें, तो वो पब्लिश क्यों नहीं हुआ हुआ, जबकि 3 साल पहले से ऑर्डर इनको मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। तो पब्लिश होना चाहिए हर ऑडिट, हर ऑर्गेनाइजेशन का। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 और 2। आपकी Clarity, government, transparency सब आपकी जगह होनी चाहिए। गवर्नमेंट का हर इदारा, आपके प्राइवेट हर इदारे, सबका ऑडिट एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनली फोरेंसिक और एनवायरमेंटल होना चाहिए, क्या ताकि आपके मुल्क के ऊपर उसका कोई नेगेटिव असर नहीं आ रहा हो, आपके लोगों के पैसे बिल्कुल सही से इस्तेमाल हो रहे हों और ये बिल्कुल ऑब्वियस तरह से दिख रहा हो। तो और किसी लेमैन को भी उसकी ट्रांसलेशन आराम से दिखती हो पढ़ने के ऊपर फ़ौरन, तो वो ऐसा क्यों नहीं होता है। ये तो आपके जितने इदारे, लाइक नेम देम ऑल, आप KMC बोलें, KWSB बोलें, जो कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ही है, उनका तो काम ही यही है। लेकिन वही काम ही नहीं होता। जो कि इस वक्त सारी पूरे कराची को इतना बड़ा इशू हुआ है। आपके इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ हैं, आपके टेलीफोन कंपनीज़ हैं, आपके सेलुलर नेटवर्क्स हैं, आपके आप सबको टैक्स, मतलब सब चीज़ों के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। और फिर तो भी इनमें से जो एटलीस्ट पब्लिक रेलेवेंट हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, कि लफ्ज़ है पब्लिक सर्विस। यस, लफ्ज़ नहीं है अथॉरिटी या पावर। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आप इलेक्ट करते हैं तो वो पावर में नहीं आती, वो पब्लिक सर्विस के लिए आती है। Exactly. So they should उन्हें करना तो चाहिए। एक मैं कमेंट आपका इसके ऊपर चाहूँगी, हम प्रॉब्लम्स के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, हम एक उमूमी रवैये के ऊपर बात कर लेते हैं। ये किस कदर अजीब है कि अगर रेन इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, एक तरफ तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो जान की परवाह नहीं कर रहे, दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ये पब्लिक ही में लोग हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, किसी को मैं जवाब दे नहीं, मैं इस दफ्तर में हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं बाहर आके आप लोगों से कम्युनिकेट करूँ। ये सिचुएशन, मतलब जिनके हाथ में चीज़ें हैं उनको ऐसा होना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली। लेकिन हम मौका ब मौका ऐसे देखते हैं और नई से नई मुसीबत, बड़ी से बड़ी मुसीबत इसी रवैये को लेकर आती है। आगे तो फिर जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई तो लाइट ही नहीं। फिर असल में जब तक गुंडागर्दी नहीं रुकेगी ना, तो आप कैसे कुछ आगे कर सकते हैं, कोई प्रोग्रेस कैसे हो सकती है। आज 4 पढ़े लिखे लोग खड़े होके अपनी राइट को डिमांड कर रहे हैं तो उन पे FIR कट गई। यस, ये गुंडागर्दी नहीं है तो तो और क्या है? है? ठीक है, अगर बूढ़े लोग, एल्डरली, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकती हूँ, वीडियोस आपने खुद We've देखी seen हैं। them, yes. ठीक है ना, आप जितने न्यूज़ चैनल्स थे सब वहाँ खुद थे, एंड एल्डरली पीपल वर देयर। बूढ़े लोग कितना कोई मार लेंगे किसी को, और वो क्या कर लेंगे। बात है सिर्फ छोटे इतनी बेबीज सी। थे, आई बिल्कुल। पिक्चर्स, लोग अपने बच्चों को गोद में उठा के लाए थे, इतनी तेज गर्मी में, जमीन पे, हम रोड पे बैठे, हमने खुद वहाँ पे कचरा उठाया। फिर कोई भी अगर खुशकिस्मत किसी ने है टिश्यू इस पेपर भी फेंक मुल्क दिया तो। में, इस मुल्क में, अपने देश में 12 महीने के बच्चे पर भी FIR हुई है, जिसके दूध पानी के लिए माँ रो रही है, बुरी तरह तड़प रही है। मतलब कमाल ही हो गया है कि उन एल्डरली को रोकने के लिए आपने इतने बड़े बड़े कंटेनर लगा के पूरी स्ट्रीट ब्लॉक कर ली, और इतनी नफली पुलिस की थी जो कि प्रॉपर्ली इक्विप्ड, इतना हमने कभी रोड पे नहीं देखा उनको तैयार। या तो जितना स्ट्रीट हमें क्राइम्स मारने होते के लिए वक्त वो भी तैयार इतनी थे, तैयारी से with आते हुए नहीं shields देखा। and with, weapons and with helmets and इतने कूल लग रहे थे। मुझे तो बड़ी वैसे अच्छी खुशी हो रही थी कि चलो हमारी इतने तैयार तो तैयारी है। लग सकती अच्छा, है। ये जो आर्गुमेंट है कि वो तो गली से पानी चला जाएगा, रोड से पानी हट जाएगा, तो फिर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। ये बताएं, इतनी प्रोटेस्ट के बाद में आप लोग, इतने सारे भी नहीं है, बड़े मुतालबात जो है ना बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल जायज़ हैं, ये वाकई पानी निकल गया अगर वहाँ से तो सब वाइप आउट हो जाएगा, मजे की बात फिर कुछ ये नहीं है होगा। कि मेन डिफेंस में, जो कि एक बहुत ही पॉश इलाका समझा जाता है, जिसके लिए हम इतने पैसे, बिल्कुल आपने शुरू में सही बोला था, इतने पैसे देते हैं टू स्टे देयर। वो पैसे किस चीज़ के लिए देते हैं? सिक्योरिटी के लिए, पानी के लिए, सर्विस के लिए, amenities के लिए, सर्विस actually के लिए। तो ना सफाई होती है, कचरे के डंप हैं इतने बड़े बड़े हर एम्प्टी प्लॉट पे, Okay. ना सिक्योरिटी मिलती है, कहीं अगर चोरी हो जाए तो कोई विजिलेंस नहीं होती, कोई कुछ नहीं, नथिंग। पानी तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कितने टैंक सालों से ही आता है, पानी टैंकर लाइन से ही में आता आता ही नहीं है। और हमको, जी बहुत शुक्रिया, और हमको
यहाँ कॉफ़ी आती है, पानी तो हमको या टैंकर्स के ज्यादा लिए पे डिस्कशन करना होती है और पड़ता है। ज्यादा कॉफी आता है। तो टैंकर्स के लिए इतनी सुबह भी तो आप बुलाते हैं, कैसे बंदा उठ जाए? तो इतने हमको टैंकर्स महंगे खरीदने पड़ते हैं। और यही अब कई मजे की सालों बात से ये है हो कि ये रहा है। टैंकर्स कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से ये आ रहे हैं नाज़माबाद से, जहाँ से भी वो पानी जो है पूरे कराची में हाइड्रेंट सप्लाई से हो रहा है हाइड्रेंट से, वहाँ से पानी हमारे लिए भी आ रहा है उन टैंकरों में। तो अगर हम टैंकर पे करके खरीद सकते हैं तो क्या ये अथॉरिटीज जिनको हम पानी का टैक्स दे रहे हैं वो पूरे खरीद साल के का, आपको क्यों क्या नहीं दे वो खरीद के सकते? अच्छा, supply उन नहीं कर एरियाज में सकते? पानी इसलिए वो नहीं आ रहा लाइनों को क्योंकि clear वहाँ नहीं से कर जा रहा सकते। है। वो लोग जिन्होंने सक्शन पंप इलीगल लगाए हुए हैं, क्या उनको पेनलाइज नहीं कर सकते? यस, बहुत से सवाल आते हैं आमना, बहुत से सवाल आते हैं। प्लीज साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सरवत गिलानी ने एंड हर हस्बैंड डॉक्टर फहद। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। सरवत, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जब तक एहतजाज नहीं होता था डीएच और क्लिफ्टन में, तो बाकी कराचियाइट से कहते थे कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अमीर तबका है, एलीट क्लास है, अपर क्लास है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन हालात ऐसे हुए, फिर आप लोगों ने जब एहतजाज किया तो एफआईआर कट गई। यानी इस तरफ भी चैन नहीं, उस तरफ भी करार नहीं। अब क्या किया जाए? एहतजाज नहीं करते तो भी लोग बात करते हैं, एहतजाज कर रहे हैं तो इंतज़ामिया खिलाफ है, एफआईआर कट रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। ऐसे में ये करें कि आप वो फिक्र ना करें कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने हक के लिए लड़ें, आप उन लोगों के लिए लड़ें जो आज नहीं निकल सकते, जिनकी आवाज़ आवाम तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए हम आज, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी आंखें और कान हैं, इसलिए हम उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करें और हम सब मिल के इस प्रॉब्लमेटिक वक्त से गुज़रना चाहते हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा कुछ प्रूव नहीं करना चाहते कि बहुत हम हीरो हैं और डिफेंस के लोग हीरो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब कराची वाले हैं और हम कराची के हर एक हिस्से के लिए रोते हैं। और आज हम उन सारे लोगों की आवाज़ लेकर आए हैं जो डीएचए में हैं और जो डीएचए से बाहर भी रहते हैं। सो या इस बात में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो एफआईआर इन्होंने दर्ज की है, ये बहुत ही शेमफुल और बहुत ही कावर्डली एक्ट है। ये तो आप सोचें कि ये लोग इतनी तकलीफ़ से गुजरे हैं, इनके घरों में पानी, कई लोगों के माँ बाप बीमार हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, जो 3 दिन तक घर से निकल नहीं सके। इनकी फ्रस्ट्रेशन बगैर बिजली के रह रही, जिनके छोटे बच्चे हैं वो गर्मी में सो रहे हैं, बच्चों को थोड़ी समझ आता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। इतनी तकलीफ़ के बाद जब ये अपना हक लेने के लिए, एटलीस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, बताने के लिए कि देखो हमारे साथ जुल्म हुआ है, वहाँ पे गए तो आप क्या करते हैं कि आपने उस पर एफआईआर दर्ज कर दी। क्या ये ब्रिटिश राज है? क्या हम अभी तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम? ऐसे तो अंग्रेज़ करते थे कि जब आप अपना हक लेने जाते हैं तो बजाय आपकी बात सुनने के, हेल्प करने के, वो आपको और बुली करते, पुलिस करते हैं और आपको जेल में डाल देते थे। इसी तरह तो हमें चलाते थे। तो ये बता दो, क्या ये ब्रिटिश राज है? ये सब पाकिस्तानी है यार, हम भी तुम सब एक ही लोग हैं, हम सब एक ही टीम में, हमें मिल के काम करना है। ऐसे तो नहीं करो यार। एफआईआर दर्ज करना तो जुर्म है और आप इसको वापस लें एफआईआर। ये दिखाती है कि आप कितनी कावर्डली एक्ट कर रहे हैं। इजराइल की आप बात करते हैं कि इजराइल ज्यादती करता है, आप इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया कश्मीर में ज्यादती कर रहा है। क्या तुम ज्यादती नहीं कर रहे हो? क्या ये ज्यादती नहीं है? एफआईआर को तो ऐसे ही लिया जाता है कि या तो आप ठीक से चीज़ें फेस नहीं करना चाह रहे हैं, या तो फिर आप प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं, लोगों को डराना चाह रहे हैं। इससे ये इंप्रेशन जाता है। और सिचुएशन ये है कि शहर में बेइंतज़ामी की इंतहा है। हालत ऐसी है कि बारिश हुई तो उसके बाद से पानी को निकाला ही नहीं गया। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ गलियों की, मुख्तलिफ़ बाज़ारों की। हम बात करेंगे आज इसकी भी कि आर्टिस्ट किस कदर परेशान हुए हैं, किस किस तरह हुए हैं। जो पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके पोर्ट्रेट पूरे भीग गए। वो बहुत कुछ जो बनाते रहे महीनों में, वो उनके हाथ से चला गया। दूसरी तरफ ये हुआ कि जिनका काम सुर का है वो भी परेशान हो गए। यानी इस शहर में जो नौजवान टैलेंट को प्रमोट करने का बीड़ा उठाए, अपना स्टूडियो इसी काम के लिए इस्तेमाल करे, वो भी परेशान, वो भी फंस जाए। यही सिचुएशन कुछ रही है जनाब। किसके साथ? अब हम करेंगे उनसे बात। हमारा साथ देंगे जनाब हसन अफंदी साहब। आप स्टूडियो की खिदमत आपकी सारी की सारी नए टैलेंट के लिए। और फिर हमारा साथ देंगी नताशा बेग। आप बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो मैं पहले यही पूछ लेती हूँ, ये बताइए आप दोनों प्लीज़ हमें ज़रा। नताशा आप बताइए, बारिश का पानी दाखिल हो गया, किस कदर नुकसान हो गया, कितना हर्ज हो गया, कितनी मेहनत ज़ाया हुई आप लोग की? हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि कुछ भी नहीं बचा। और मैं अभी ही मैं जब वो स्टूडियो देखती हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है नताशा? जी। तो मैं यही कह रही हूँ कि इस बारिश ने वो काम कर दिया जो मतलब मेरे ख्याल से कोई कर नहीं सकता था। कि मतलब जो हमारे एसेट्स थे, जो हमारा सब कुछ, जिस पे मेरा करियर
मतलब बोलते ना कि रिलेट, मतलब एक रिलाय करता था मेरा करियर जिस चीज़ पर, मेरे स्टूडियोज़, वो सारे बर्बाद हो चुके हैं। हम, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप खुद एक टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल चीज़ों की कितनी वैल्यू होती है, वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं। साउंड कार्ड हो गया, माइक हो गया, स्पीकर्स हो गए, ना जाने क्या से क्या, और जो स्टूडियो सेटअप जो होता है पूरा, वो कितना महंगा होता है, उसमें कितने पैसे लगते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे पास रैकेट लेबल्स हों कि जिसके लिए हम, जिनके ऊपर हम रिलाय करें। हम आर्टिस्ट हैं, हमें खुद अपने स्टूडियो बनाने पड़ते हैं, हमें खुद अपना एक रैकेट लेबल बनाना पड़ता है, और हम इस तरह काम करते हैं। लेकिन अब जब से ये बारिश हुई है, समझ नहीं आता है। आई एम एक्चुअली री थिंकिंग माई करियर। मुझे ऐसा लगता है कि गलती हो गई मुझसे इस मतलब इस मुल्क में ये सोचना कि कोई आर्ट में कुछ काम कर सके, कुछ म्यूज़िक में कुछ दे सके हम यहाँ पे मुल्क को। लेकिन जब हमारे ही हाल ऐसे हैं, जब आर्टिस्ट का कोई साथ नहीं, तो वो किस मेंटल स्टेट के साथ अपना काम करेगा। अगर आप अभी आकर, मेरे ख्याल से फुटेजेस चलेंगे हमारी स्टूडियो की, और जब आप देखेंगे आपको ये बिल्कुल अंदाज़ा होगा, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सालों का छोड़ा हुआ, हम प्ले भी कर रहे हैं, सालों की मतलब छोड़ी हुई जगह, और इतने नुकसान के बाद तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं यकीन माने, मुझे लगता है मैं भी जवान खून हूँ। मुझे लग रहा है मैं जवान खून हूँ, इसीलिए मुझे कोई इतना मतलब हेल्थ वाइज इशू नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे हार्ट अटैक आने वाला था जब मैंने ये देखा था, और मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगा देने के लिए बिस्तर को लगा दे, इतनी बेबसी महसूस हो रही है इस वक्त। आप वैसे भी एक आर्टिस्ट ज़्यादा चीज़ें बड़ी बारीकी से फील करता है, और शायद उसको वर्ड्स भी बहुत आसानी से दे पाता है। आप इसीलिए इतनी बात भी कर पा रही हैं। यकीन कीजिए बहुत परेशानी है। सरवत हमारे साथ है। यही परेशानी थी जो एहतजाज करना पड़ रहा है। ये बताइएगा सरवत, एहतजाज का ये जो सिलसिला है, अगर ये तवील होता, और आज फेयर हॉल पर जो है इसके दौरान आप लोगों ने क्या सोचा है कि आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सारे के सारे प्रेशर, सारी की सारी परेशानी आपके सामने है। हिकमत अमली क्या रहेगी वो बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, आज भी हम फेयर हॉल पे निकल रहे हैं, सीबीसी वालों से रिक्वेस्ट करने के लिए, डीएचए वालों से रिक्वेस्ट करने के लिए, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से रिक्वेस्ट करने के लिए कि ये सारी जो इश्यूज़ हैं वो एजुकेटेड लोगों की एक टीम बने जो चाहते हैं कुछ करना। और टीम आप लोग नहीं चूज़ कर सकते। डीएचए वाले कहते हैं हमने चूज़ किए, जिनको भी चूज़ किया वो हम में से लोग नहीं हैं। उनकी परेशानी हमारी वाली परेशानी नहीं है जो आवाम की परेशानी है। उनकी परेशानियां अलग हैं, एलीट परेशानी है। हम में से चूज़ करें। हम में से आर्किटेक्ट्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं। हम पूरा ये प्रोग्राम बना के उनको दे सकते हैं। हम उनके साथ मिल के इस चीज़ का सलूशन चाहते हैं। हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं चाहते इससे, या हम अपनी मशहूरी नहीं चाहते। हम उन लोगों के लिए हक और ऑडिट की बात करें जो लोग मजलूम हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके लाखों रुपए ज़ाया हुए हैं, जो ज़ईफ़ लोग जो अकेले रहते थे, जिनके बच्चे बाहर रहते थे, वो 4-4 फुट के पानी में घरों में रुके हैं 6 दिन बिजली के बगैर। मतलब इट्स अनबिलीवेबल। और ये सिर्फ इस साल नहीं है, हर साल हम ये फोर्सी करते हैं और देखते हैं और इसको सहते हैं। लेकिन अब बस हो गई है। बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों तक मेडिसिन नहीं पहुंच सकी, बच्चों की हालतें ख़राब हैं, माएँ जो लेबर में हैं उनकी हालतें ख़राब हैं। मतलब मैं क्या क्या लिस्ट आपको बताऊं। वी आर ऑल सफरिंग। ये बात गलत होगी कहना कि डिफेंस के आजकल सफ़र करें, हम भी सालों से सफ़र कर रहे हैं, बस आवाज़ आज उठाइए। ठीक है सरवत, तो एक चीज़ है I'd like to add, प्लीज़ if I may, जल्दी बिकॉज टाइम कॉस्ट कम होता है। एक तो ये कि सबसे पहले 8-9 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ इलाकों में ना बिजली है ना गैस है, पानी भरा हुआ है। उसकी स्टिंग कितनी बुरी है क्योंकि वो सब गटर का पानी है। 4-4 फुट तक पानी। 2-3 डिफेंस की 2-3 खयाबान है, वो निशात और वो आपको पता है बुखारी, उधर तो अब तक इतना घुटनों पानी अभी तक है। गाड़ियाँ डूब चुकी लोगों की। इसी तरह बेसमेंट में जिनके भी कारोबार थे, एस्टेट एजेंसीज है, ये तो स्टूडियोज़ की बात करें जिसमें करोड़ों रुपए का सामान इक्विपमेंट लगा होता है, वो तो सब डूब गए। उनकी मेमोरीज ख़त्म हो गई उनकी। मतलब वो बेचारे, इतनी तक चीज़ें हुई हैं कि इस पानी के खड़े रहने से लोगों के घरों में देर आर एल्डरली पीपल जिनको हार्ट अटैक हुआ है और उनका इंतकाल हुआ है, उनकी बॉडी बाहर नहीं ले जाई जा सकी। देर आर पीपल हु आई नो जो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, उनकी गाड़ी बह रही थी और
इस तरफ से उनकी नेबर जो अकेली खातून एक रहती थी, उनकी लाश बह के उनके पास आई। वो उनकी लाश को उठा के किस तरह बाहर निकले वहाँ से, और वो कह रहे हैं मैं घुटनों पे गिर गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही आज तक कि मैंने ये हुआ क्या है मेरे साथ। ये पिछले दिनों से जितने टाइम से ये चीज़ हुई है, हम लोग रिलीफ वर्क करते फिर रहे हैं। सुरजानी, मलीर, जितना भी आपका हब का एरिया है, जितनी वो जो मलीर की वो पूरी बंद टूटी है, उससे अफेक्टेड जितने एरियाज़ हैं, हम वहाँ पे रिलीफ की तरह मतलब खाना, एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग तो उनके तो घर ही ख़त्म हो गए हैं। वो कह रहे थे कि हम अपने घर की चीज़ें बचाते हैं या हम अपने बहते हुए बच्चों को बचाते हैं, ये तक बोल रहे हैं। और अब उनको कपड़े के टेंटों में मिट्टी के ऊपर बैठना पड़ रहा है, धूप हो रही है, दोबारा बारिश भी आ सकती है। उनको कौन घर दोबारा देगा? उनकी कोई भी चीज़ नहीं बची है। सो दे आर लिटिल विलेजेस एंड अ गज़िलियन ऑफ देम। उनको रात को अगर आके आप इंक्रोचमेंट कह के और हटा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो एकदम से क्रिमिनल बन जाएंगे। वही लोग जो इस वक्त कमाने के लिए कराची आए थे और वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब, बेहतर रोज़गार, बेहतर मौक़े, इसके लिए मैं DHA की बात कर रही हूँ। इसके लिए ना हमने ये देखा कि वहाँ पर बेसमेंट्स में कारोबार लोगों ने कर रखे हैं, बिल्कुल लोन लेके कर रखे हैं। कारोबार चल पड़ेगा तो हम लोन उतार देंगे। That's right. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, बहुत दिक्कत से की। अब जब के पानी निकालने की बात हो रही है, वो डैमेज का क्या होगा? वो कितना डैमेज होगा? वो कोई पे करेगा? वो पेनलाइज कौन होगा उसके लिए? दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, सबसे पहले तो वो हिसाब दें, अकाउंटेबिलिटी दें, अपना ऑडिट दें पिछले 10 से 13 सालों का। चाहे वो KMC है, चाहे वो KDA है, चाहे वो KWSB है, चाहे वो CVC है, चाहे वो DHA है, चाहे वो K इलेक्ट्रिक है, जो भी है, वो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने में, लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे नॉर्मल चलाने के लिए, उन सबको ऑडिट देना मस्ट है। और यही सवाल है दूसरी चीज़ ये है कि जो भी बीच में पैसे खाए गए हैं, जो हमारी टैक्स मनी इस्तेमाल गलत तरीके से हुई है, उसके लिए वो हैवी फाइन्स पे करें। उसके बाद अगर वो लायबल हैं, अगर वो करप्शन कर चुके हैं, तो उनको जेल दी जाए। ठीक है, सजा हो, जो जिम्मेदार है उसको सजा हो। बिल्कुल आमना, सॉरी वक्त कम था, आप साथ मौजूद थी, बेहद शुक्रिया आप साथ मौजूद थी। लेकिन इस टॉपिक पर हम मजीद बात करेंगे। नताशा मौजूद हैं, हसन साहब साथ मौजूद हैं, सरवत एंड फहद साथ मौजूद हैं। विल कंटिन्यू दिस आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा जिक्र कर लेते हैं हम कोरोना का, कि मुल्क में कोरोना का फैलाव तो थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन अब भी ज़ाहिर है नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्यों ना बात हम कर लें सिंध की। कोरोना के बायस यहाँ पर क्या सिचुएशन है और अब हम क्या फैसले करने जा रहे हैं, स्कूल्स खुलने से मुताल्लिक क्या सोचा जा रहा है, और हॉस्पिटल्स वहाँ की तैयारी कैसे, खुदा न खास्ता सेकेंड वेव जो कि माहिरीन कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे मुताल्लिक हमारी तैयारी कितनी है। विल टॉक अबाउट इट। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिचोह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त दिया आपने समा को, नया दिन को। प्लीज़ फरमाइएगा, इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, सिंध हुकूमत, महकमा सेहत क्या सोच रहा है कि कोरोना वाकई कंट्रोल हो गया है, स्लो डाउन है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर हैं, हर तरफ सिचुएशन मुनासिब है, कोई घबराने की बात नहीं, फिक्र की बात नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, फिक्र की हमेशा बात रहती है, लेकिन ये मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल तैयारी के साथ मौजूद है। हमने जिस तरह से पहले जब फर्स्ट वेव आई थी हमने तैयारी की थी, और वो तैयारी मुसलसल हम हर रोज़ जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे थे, उसी तरीके से हमारी वो बरकरार है कैपेसिटी। कुछ उसमें हमने कमी की है आइसोलेशन बेड्स की, लेकिन हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स और हमारे जो आइसोलेशन वेंटिलेटर्स का यूनिट्स है, बल्कि वो उन्हें बढ़ाया है हमने, और मुतवातर बढ़ा रहे हैं। अगर सेकेंड या थर्ड वेव आती है तो हम बिल्कुल तैयारी है हमारी। अज़रा साहिबा प्लीज़ ये बताइएगा जी, अगर हम इन्फेक्शन रेट की बात करें तो ये प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि वो क्या है इस वक्त। अगर फॉर एग्जांपल 10,000 टेस्ट हो रहे हैं, प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा फिगर, कितने टेस्ट हम डेली बेसिस पर कर रहे हैं, और जो शरह आ रही है पॉजिटिविटी की, वो स्टैटिक है या उसमें डिक्लाइन हम अभी भी देख रहे हैं? जी, तो हमारा जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बरकरार है, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बारिशें हो गई पूरे प्रोविंस में, और उसके साथ साथ मुहर्रम की छुट्टियां भी थी, इस वजह से कुछ टेस्टिंग हमारी जो है कम हुई है। 6,000
मास टेस्टिंग हुई है दिनों, लेकिन उसमें हम जो पॉजिटिविटी रेट देख रहे थे वो 1% के करीब है, और ये जो है मुतवातर इसी पर रहा है। लेकिन हमें सुनने में थोड़ी सी दिक्कत है, हम कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है, इसको रिजॉल्व भी करें। दिक्कत है इस बारिश के स्पेल की वजह से, मानसून के स्पेल की वजह से, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको कवर किया जा सके, लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। अजरा पिट्टू साहिबा, प्लीज़ आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर हम आपसे मज़ीद सवाल भी करें। आपकी आवाज़ बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। जी, मैं ये कह रही थी कि हमारी जो है अभी पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे हफ्ते, मुहर्रम के दूसरे हफ्ते में बढ़े लोगों की आपस में जो है प्रोसेशंस निकले हैं, लोगों ने जो है थोड़ी सी जो है दुकानों में भी हमारी बद एहतियाती हुई है। लेकिन इसके अलावा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगे, क्योंकि वो क्लोज और लार्ज नंबर्स में लोग बच्चे आपस में मिलेंगे, तो उससे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा। जी अच्छा, ये फरमाइएगा कि कोविड से पहले आप लोग कोविड से पहले भी सेहत के मामले में काम कर रहे थे, लेकिन फिर कोविड आ जाता है और उसके बाद में आप लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाते हैं। बेटरमेंट किस किस शोबे में इस वजह से आ सकी, हमने क्या क्या कुछ सीखा? मैं ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ मैम सेहत ही के शोबे की, कि सिर्फ तैयारी नहीं, इम्प्रूवमेंट्स की तरफ भी जाते हैं। जितना ज़्यादा काम करते हैं, जितनी एडवांसमेंट आ गई है, जितना लेटेस्ट मटेरियल आता जा रहा है, मशीन्स आती जा रही हैं। मैम थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं और फिर साथ के साथ वेंटिलेटर्स के बारे में भी बताइएगा। जी थैंक यू। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हमने जो देखा कि हमारी जो कैपेसिटी थी उसमें हमने बहुत बेहतरी लाई है। हमने ना सिर्फ हमने ट्रेनिंग्स में बेहतरी आई है, हमारे आईसीयू मैनेजमेंट में बेहतरी आई है, आईसीयू में वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी, क्योंकि बहुत हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ बहुत सारे जो है रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट किए गए लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और इस तरीके से हमारी जो है हॉस्पिटल्स की हमने अपग्रेडेशन बहुत तेज़ी से की। आई थिंक क्राइसिस में जब लोग सब मिलके काम करते हैं तो क्राइसिस रिस्पांस जो है वो हमें कुछ सिखाता भी है और हमें बेहतरी की तरफ भी ले जाता है। और इसलिए वो है हमारा पे हुआ है जो इस बिकॉज ये भी एक इन्फेक्शन थी जो बहुत तेजी से फैली, तो इस वजह से अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हर अस्पताल में हम बेहतर तरीके से जो है उस पे लाजिम करें हर अस्पताल में। और इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि इन्फेक्टिव डिजीज हॉस्पिटल्स हमारे पास बेहतर तरीके से ऑपरेट करें। उसमें आप लोगों ने स्टेप लिया भी, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, इसने तो काफ़ी सपोर्ट किया। जी, ये नीपा पे है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल, और ये दिसंबर तक हमारे पास 200 बेड्स का हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई लगभग 100 के करीब 98-100 के करीब बेड्स हैं, लेकिन बाय दिसंबर एंड 200 बेड्स हो जाएंगे। इसमें दूसरे ब्लॉक्स बन रहे हैं, तैयारी में हैं। अजरा साहिबा, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोविड ने हमें पुश किया कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करें। माजी में नहीं किया, लेकिन कोरोना ने हमें पुश किया, हमें सबक दिया। जी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि माजी में हमने नहीं इन्वेस्ट किया हेल्थ में। हेल्थ में बतदरीज इजाफा होता रहा है अगर आप के देखें रेवेन्यू बजट्स के, लेकिन इस साल जो पिछला साल है 2019-20 का, उसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है हेल्थ पे, और आगे भी चल के हमने अपने बजट बढ़ाए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं बतदरीज के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेहतर हो, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बेहतरीन मौका है हमें कि हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं उसमें हम इन्वेस्ट करें। हर क्राइसिस कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आप अपनी मेहनत दुरुस्त समत में करें और उसके समरात हासिल करें।
हम इस पर्सपेक्टिव में आपसे पूछ रहे थे। एक तो ये मामला, दूसरे ये कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बड़े अच्छे कुछ स्टेप्स लिए थे हेल्थ ही के शोबे में, और उनमें से ये था हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाना और फिर लोगों को फैसिलिटेट करना, उनको अवेयरनेस देना, पोलियो के कतरे पिलाना, बच्चों की अवेयरनेस, बच्चों की कौन से इंजेक्शंस लगने चाहिए उनको बचाने के लिए, छोटी उम्र के बच्चों को। ये थोड़ा सा मामला ऐसा रहा कम से कम कोरोना के दिन में अज़रा भुट्टो साहिबा के, जिसमें हमने ये खबरें भी देखी, कुछ हमारे पास फिगर्स भी ऐसी आई कि इसमें तातुल रहा। अब वो जो बच्चों की वैक्सीनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, वो सब कुछ बिल्कुल सही ऑर्डर में उसको करने की पूरी कोशिश की गई है। आप लोग इस पर काम कर रहे हैं? जी, मैं इसमें बिल्कुल आप हक बजाने पे ये कहने में कि हमारी जो सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज थी, वो कोविड के ज़माने में असरअंदाज हुई, और इसमें स्पेशली जो हमारा इफेक्ट हुआ वो क्लासेस थी और हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज थी, क्योंकि बहरहाल लोग घबराते थे अस्पतालों में आने से और क्लिनिक जो हमारी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसमें आने से। लेकिन जैसे ही कोविड की थोड़ी जो है उसमें इन्फेक्शन रेट में कमी आई है, हमने अपनी जो है कारकर्दगी तेज़ कर दी है रूटीन इम्यूनाइजेशन में। हम रैपिड जो है कैचअप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इमरजेंसी तौर पे, और कैचअप एक्टिविटीज़ मीनिंग के जिस लोग बच्चों ने मिस की हैं वैक्सीनेशंस, उनको हम ट्रेस कर रहे हैं और उन्हें वैक्सीनेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरे जो हमारा रूटीन की जो कैपेसिटी थी, जो नए बच्चे आते हैं उसमें सिस्टम में शामिल होते हैं, उनकी भी हम जो है। और इसमें अज़रा साहिबा आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया था, पूरी दुनिया में पहली दफ़ा हुआ था कि फ्री ऑफ कॉस्ट टाइफॉइड वैक्सीनेशन हुई थी, सिंध में हुई थी, लेकिन उसके हवाले से कहा गया था कि ये डबल डोज मिलनी चाहिए जब फर्स्ट टाइम इम्यूनाइजेशन होती है, लेकिन वो एक डोज मिली बच्चों को, उसके बाद दोबारा से वो रुक गया। जाहिर है कोरोना की वजह से रुक गया, वो दोबारा होगा, उसके बारे में सोचा जा रहा है? जी देखिए, वो जो थी वो जो टाइफॉइड की वैक्सीन थी, वो हम स्कूलों में जाके लगा रहे थे, क्योंकि 15 साल के को लग रही है और वो स्कूल में होते हैं बच्चे। जी। घर में जाके लगाना मुश्किल है, ये कतरे नहीं है, ये इंजेक्टेबल है। तो इस वजह से हमारे जो कवरेज थी वो कोई 85% के कवरेज कवर हो गए थे बच्चे, कुछ रह गए थे, जिसकी वजह से हम चाह रहे थे कि हम दोबारा एक जो मिस हो गए बच्चे उनको हम वैक्सीनेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, उस वजह से ये दोबारा अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि जब स्कूल देंगे तो फिर दोबारा स्कूल खुलने ही की बात आपने कर दी, तो उस पर जवाब दे दीजिए कि महकमा सेहत ने क्या रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि वो स्कूल खोलने के हवाले से क्या राय रखते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो यही दी थी कि आप बड़े बच्चों के लिए पहले खोलें, जैसे यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पहले खोलें, फिर उसके बाद सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, यानी आपकी रिकमेंडेशन ये है कि 15 सितंबर से स्कूल्स ना खुले जाएं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज खोली जाएं। जी, दैट मींस कि ये फैसला हो सकता है। ये फैसला तकरीबन हो गया है। आई थिंक वो नेशनल कमांड कंट्रोल जो है कमेटी जो है उसने भी इस पे फैसले पे अग्री किया है, और इंशाल्लाह जो है यानी अज़रा साहिबा यानी 7 सितंबर को जो जायजा इजलास होना है उसमें सिंध हुकूमत की तरफ से यही मौक़िफ़ जाएगा, यही मौक़िफ़ गया है कि 15 सितंबर से सिंध में स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए, सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए। और फिर स्कूल्स खुलने चाहिए तो कब खुलने चाहिए वो भी बता दीजिए। देखें, इसमें हम कह रहे हैं कि कम से कम 6 दिन या 7 दिन का वक्फा करके पहले ट्रायल दिया जाए यूनिवर्सिटीज को, फिर उसके बाद कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस उनको, फिर उसके बाद 6 दिन और मजीद रुक के फिर सेकेंडरी स्कूल्स, फिर 6 दिन सेकेंडरी स्कूल्स को। तो तकरीबन अक्टूबर की मिड तक या अक्टूबर के सेकेंड वीक में हम स्कूल्स कह रहे हैं कि खोल दें, लेकिन ये बहरहाल ये हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसमें फैसला देना है, क्योंकि उन्हें SOPs की ट्रेनिंग दिलवानी है टीचर्स को, और इंश्योर करना है कि बच्चे मास्क पहन के आए, और जो क्लासेस हैं वो पूरी भरी ना रहें, उनमें अल्टरनेट डेज पे हाफ एंड हाफ करके जो है। ठीक, ये तो आपने क्लियरली बता दिया कि ये एडमिट लिया जाएगा। ठीक है,
ये एक पूरा मैकेनिज्म है और इससे मुताल्लिक आई एम श्योर कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो दुरुस्त समत में काम कर रहा होगा व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग द स्टाफ, राइट? मोस्ट इम्पोर्टेंट। अजरा साहिबा, ट्रेनिंग से मुताल्लिक अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ट्रेनिंग दी जा रही है, दी गई है? क्योंकि अब तो वक्त कम है, अगर हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी खोल ली। ट्रेनिंग जारी है और ये जो है ऑब्वियसली टीचर्स को मास्टर ट्रेनर्स तैयार हो गए हैं और उसके बाद टीचर्स को वो ट्रेन। ठीक है अजरा साहिबा, लास्टली दो बातें प्लीज बता दीजिएगा। एक ये वेंटिलेटर से मुताल्लिक ज़ाहिर है बहुत काम हुआ, उससे पहले बहुत आवाज़ उठाई गई थी कि वेंटिलेटर्स होने चाहिए, फिर पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स बने। क्या सिंध में इस वक्त हॉस्पिटल्स में वो वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में बने हैं? और दूसरा ये, किसी किस्म का कोई ट्रायल सिंध में हो रहा है? बिकॉज मुझे याद है आपने लास्ट टाइम हमारे शो में कहा था कि कोई ट्रायल सिंध में नहीं हो रहा। जी नहीं, वैक्सीन की शायद ट्रायल की बात करें। प्रोटोटाइप जो है वेंटिलेटर्स का वो तैयार हुआ था हमारे सिंध में, सिंध प्रोविंस में, और आई थिंक एनएडी यूनिवर्सिटी ने ही वो तैयार किया था, लेकिन वो हम इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि हमारे पास हैमिल्टन जो बहुत ही एक अच्छी कंपनी है, उसके वेंटिलेटर्स आ गए हैं और अभी आ रहे भी हैं, कुछ पाइपलाइन में भी हैं और वो हो जाएंगे। हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं कि हम अपने ये वेंटिलेटर्स हम इस्तेमाल कर लें जो हमने पहले से ऑर्डर दिए हुए थे। प्रॉब्लम ये होता है कि आप वेंटिलेटर्स तो हज़ारों की तादाद में ख़रीद लें या अपने मुल्क में तैयार करके लगा लें, लेकिन उस पर ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो उन वेंटिलेटर्स को उस पर काम करेगा, वो हमारे पास ट्रेंड इतने हैं नहीं। रिसोर्सेज वो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेशंस की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह वो भी हम करने की कोशिश जो चाइना से वैक्सीन वाली बात है वो बता दीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल उनके यहाँ हो गया है, अब हमको लेकर आना है अपने यहाँ, उसके बारे में बता दीजिए। कितने वॉलंटियर्स हैं सिंध में? चाइना जो है वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि थर्ड फेज जो टेस्टिंग है उसकी और ट्रायल्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में किए जाएं। ये ड्रैफ्ट की जो है सवाब दीदी है कि वो उन्हें परमिशन देता है या नहीं देता। तो ड्रैफ्ट नहीं अजरा साहिबा, यानी ये परमिशन वाला मामला आप कह रही हैं, दैट मीन्स कि परमिशन नहीं मिली अभी तक? ड्रैफ्ट को देनी है परमिशन, अभी मैंने तो नहीं सुना कि ड्रैफ्ट ने परमिशन। लेकिन हमें तो ये बताया गया अजरा साहिबा कि हॉस्पिटल्स भी लोकेट कर लिए गए हैं, वॉलंटियर्स भी लोकेट कर लिए गए हैं, कराची में भी ये वैक्सीन का ट्रायल होना है। आप कह रही हैं नहीं अप्रूवल मिली, दैट मीन्स ट्रायल सिंध में, कराची में नहीं हो रहा। नहीं, मैं वो बता रही हूँ, वो सेकंड फेज ट्रायल पे उन्होंने अप्रूवल दिया, विच इज़ नॉट राइट। वो एक और जो है इंस्टीट्यूट है जो थर्ड फेज ट्रायल पे जा रहा है, वो चाह रहे हैं कि उन्हें जो है परमिशन मिले। और सेकंड फेज ट्रायल तो मैं समझती हूँ कि बेहतर है कि हम थर्ड फेज ट्रायल में हिस्सा लें, सेकंड फेज ट्रायल में हम हिस्सा नहीं लें, क्योंकि थर्ड फेज ट्रायल से ये होगा कि वो उधर बहुत हद तक उस पर काम हो चुका होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है समझ के लिए होंगे, और ये बेहतर है कि हम थर्ड फेज ट्रायल में हिस्सा लें, जबकि हम अभी जो वैक्सीन ड्रैफ्ट जो अप्रूव कर रहा है वो सेकंड फेज ट्रायल के लिए कर रहा है। ठीक है, अजरा साहिबा साथ मौजूद थी, आप बेहद शुक्रिया। कोरोना जिसको कहते हैं ना, क्लैरिटी भी आ गई, और ये एक बहुत रीज़नेबल बात है कि पहले आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वहाँ पर मैनेज करना, समझाना ज़्यादा आसान होगा, उसको ओपन करें, फिर हफ्ता 10 दिन 7 दिन 8 दिन में टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो रही है इस सिलसिले में। छोटे बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त और इंतज़ाम तभी फाइनल किए जा सकेंगे, लेकिन 15 को पहले ज़रा बड़े बच्चे जाएंगे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, तब तक छोटे बच्चे घर पे लेंगे। छोटे बच्चे घर पे रहेंगे। उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जो रिकमेंडेशन है महकमा सेहत सिंध की, हुकूमत सिंध को, जो कि NCOC में डिस्कस होंगी 7 सितंबर को, वो ये है कि पहले हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जाएँ, फिर 6 दिन बाद कॉलेजेस के बच्चे जाएं, उसके 6 दिन बाद सेकेंडरी क्लासेस हों, फिर 6 दिन बाद प्राइमरी, और जिस तरह पहले भी कई बार हमने डिस्कशन किया, जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, 3.5 साल 4 साल के बच्चे, मॉन्टेसरी केजी के, वो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाएंगे। वो कैरियर होते हैं, वो ज़्यादा फैलाते हैं, उनको बताना मुश्किल होता है, मास्क वो नहीं लगाते, और ऐसे में हमने कोशिश ये करनी है कि कोरोना ना फैलाओ, इसका स्लो डाउन हुआ है। इस सम्प में मजीद काम करने से मुताल्लिक अब सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम अभी स्कूल्स नहीं खोलेंगे। अच्छा जी, और ये इनकी जो सजेशंस थी वो भी इन्होंने बताई, साथ में जो इत्मीनान वाली बात है ना
टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है इस सिलसिले में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ही डील करना है, आगे जाके उन्हें ही छोटे बच्चों को समझाना है। अच्छा देखिए, इस मामले में क्लैरिटी है और अगर पानी उतरे तो थोड़ी क्लैरिटी आए। मैं वापस आना चाहती हूँ उसी मौजू के ऊपर, यानी कि DHA वहाँ पर होने वाला एहतजाज, वजह है क्या? कराची में जगह जगह रेन इमरजेंसी नाफिज कर देना काफ़ी नहीं था, बहुत कुछ होना चाहिए था, नहीं हो रहा था। पानी किस किस के अरमान, किस किस का करियर, किस किस का मुस्तकबिल वहाँ के ले जाता है, क्या क्या कुछ डूब जाता है मेरे आपके दिल के अलावा। हम आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी देर पहले हम बात कर रहे थे नताशा से और हसन अफंदी साहब भी हमारे साथ, अब वो अभी भी हमारे साथ हैं। तो जनाब हम नताशा से बात करते हैं। नताशा, थोड़ी सी देर पहले मैं आपसे तफसील के साथ में बात करना चाह रही थी और मामला यही था, इंसान लाख ख्वाब देख ले, कुछ कर ले, ये अगर एक सिस्टम नहीं हो तो फिर उसको आगे लाइट नज़र नहीं आती, कोई होप्स नज़र नहीं आती। अब आपने क्या सोचा है, क्या करेंगी, क्योंकि परेशानी तो बहुत है। मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इंसान लाख कोशिश कर ले। और जो मैंने अभी देखा कि इतना कुछ बिल्ड किया था इतने सालों में, छोटा छोटा करके, बहुत मेहनत से, और वो एक ही पल लगा उस सब को मिटने में। और यकीन करें मैं इतनी अफसरदा हूँ कि मैं इस वक्त यही सोच रही हूँ कि मैं अब आगे क्या करूँगी। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हम सब के पास, वो कहते हैं ना कि हम एक तरह से होपफुल इसलिए हो जाते हैं कि अल्लाह सब बेहतर कर देगा। अल्लाह बिल्कुल बेहतर कर देगा, लेकिन मुझे लगता है, मैं अपना बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी, एज अ सिंगर, एज माई, आई डोंट सी माई करियर गोइंग एनीवेयर लाइक दिस इन दिस कंट्री। आई डोंट नो इफ़ आई विल बी, मैं मुझे नहीं समझ आ रहा है इस वक्त कि मुझे ये चीज़ आगे कैरी करनी चाहिए और नताशा, या मुझे ये मुल्क छोड़ना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नताशा, यही सोच आपके सर्कल में भी है? क्योंकि ज़ाहिर है और भी बहुत से आर्टिस्ट आपके साथ इन कांटेक्ट हैं, बहुत से और आर्टिस्ट हैं जो मुतासर हुए हैं। स्टूडियोज़ की बात करें तो काम मुतासर, रिकॉर्डिंग्स मुतासर, काम मुतासर। जिस तरह आपने सोचा कि अब आप सीरियसली ये सोच रहे हैं कि मैं करियर स्विच करूँ, तो ऐसे और भी तो आर्टिस्ट होंगे, उन्होंने भी ऐसी कोई बात की होगी, शेयर की होगी आपसे, बिकॉज जाहिर है परेशानी है और वो ऐसी परेशानी कि फिर वो सोचने पर मजबूर कर रही है। करते हैं, दुख एक दूसरे का बांटने की कोशिश तो करते हैं। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि कोरोना ने ऑलरेडी हमारे कामों को बहुत इफ़ेक्ट किया था, और अभी जाके कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा बहाल होना शुरू हो गई थी, तो हम सारे आर्टिस्ट बहुत होपफुल हो गए थे। कोई नहीं जानता कि ये सारे महीने आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट की जो कमाई होती है वो सालाना नहीं होती, मतलब वो मंथली नहीं होती है। आर्टिस्ट की जो कमाई होती है वो हवाई होती है, वो हवाई रोज़ी होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो इस मुल्क में आर्टिस्ट की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखा जाता। अक्सर जब मैं अपने फेलो म्यूजिशियन के साथ बैठती हूँ तो हमारे एक टॉपिक हमेशा आम होता है और वो यही होता है कि क्या किया जाए, अब ऐसा क्या किया जाए कि अब तो कुछ अच्छा हो जाए यहाँ पे सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए। लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता। गवर्नमेंट इस पर इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है। आई मीन आर्टिस्ट आपके वो इतने इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि वो आपको खुश रखते हैं, आपके दिल को, मतलब जब आपका दिल करता है आप म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो म्यूज़िक बनाने के लिए आप ही का मुल्क का आर्टिस्ट किन चीज़ों के गो थ्रू कर रहा है। अब जिस तरह कोरोना के बाद फिर ये फ्लडिंग हुई, अब कोरोना ने ऑलरेडी हम सब लोगों को मेंटली जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात आर्टिस्ट कम्युनिटी की ये है कि सब एक दूसरे को बहुत हौसला देते हैं, और उस हौसले की वजह से जो है मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द म्यूजिशियन कम्युनिटी। इन्हीं की वजह से, शायद मैं बहुत पहले छोड़ के सब जा चुकी होती, सब बहुत छोड़ चुकी होती, लेकिन उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और अभी भी मेरा स्टूडियो डूब गया है, लेकिन मेरा काम इसलिए नहीं रुका क्योंकि जो मेरे फेलो म्यूजिशियंस हैं उन लोगों ने अपने स्टूडियोज़ मुझे ऑफ़र किए हुए हैं कि मतलब यू कैन कम और उसको फ्री में इस्तेमाल कर सकती हो। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और लेकिन जो काम गवर्नमेंट कर सकती थी, जो अथॉरिटी जो कर सकती थी, वो काम मुझे मतलब मेरे ही साथी कर रहे हैं, जो खुद बेचारे खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन सम वेज वो मेरे काम आ रहे हैं। और जब हम किसी और का काम करेंगे, किसी और के हिस्से का काम करेंगे, तो फिर वो वाली बात कहाँ गई कि हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएँ, हम दूसरे ऐसे एरियाज़ के ऊपर फोकस कर पाएँ जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना बनता भी है। अगर दूसरे अपना काम कर लेते, अथॉरिटीज़ अपना काम कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। फहद हमारे साथ है। फहद, बिल्कुल नहीं देखने। ये देखिए परेशानी तो बढ़ रही है, मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे, जिस रोज़ बारिश हुई थी असल में उस रोज़ हुआ क्या था, फिर किस कदर नुकसान हो गया, कितना नुकसान हुआ? देखिए, मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बता सकता हूँ
कि जुमेरात के दिन मुझे एक बच्चे को ऑपरेशन करना था। वो 3 साल का बच्चा था, वो रिक्शे से गिर गया। उसके पूरे इस चेहरे की खाल निकल आई, उसकी ये जो है ना खोपड़ी की हड्डियाँ नज़र आ रही थी, सारी खाल ख़त्म हो गई। ठीक है, 3 साल का बच्चा है। मुझे उसका ऑपरेशन करने जाना था। इतनी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी, बट बिकॉज मेरी कमिटमेंट थी, बच्चे को हमने NPO किया हुआ था, ऑपरेट करना था और ऐसी सिचुएशन में हमें करना था, तो आई वेंट में NMC गया। जब मैं NMC गया हूँ, वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो सनसेट बुलेवार्ड के ऊपर मेरी गाड़ी पानी में डूब के बंद हो गई। अब मैं एक सर्जन जो किसी की जान बचाने गया है, वो तो तफरीह करने नहीं निकला था बारिश में, मुझे मजबूरन जाना पड़ा बिकॉज ये मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैं उसके लिए गया। मैं वापस आया, मेरी गाड़ी बंद हो गई है। अब मेन रोड के ऊपर मैं गाड़ी में खड़ा हुआ हूँ, लोग अपनी जीपों में आके उस पर गटर का पानी फेंके चले जा रहे हैं। बारिश हो रही है, मैं किसी को फ़ोन करूँ, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिक्यूशन का ख़तरा होता है। किसी से मिन्नतें समाजी करके अपनी गाड़ी मैंने धक्का दे के उसे घर में लगाई है। मैंने कितने लोगों को फ़ोन किया तो किसी ने अपनी गाड़ी भेजी मुझे घर जाने के लिए। मैं घर गया हूँ तो 7 दिन मेरे घर में बिजली नहीं आई है। मतलब यार, एक सर्जन जो उसकी मूवमेंट इतनी ज़रूरी है, किसी की जान बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट सिविक ड्यूटी है मुल्क की, हर किसी की। तुम सर्जन को सेफली उसके काम करने के लिए फैसिलिटेट नहीं कर सकते। एक सर्जन किसी की जान बचाने नहीं जा सकता है। अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, यू नो। तो मैं तो पर्सनली बहुत अपसेट हूँ कि यार ये नहीं हो सकता यार, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रू फहद, बिल्कुल सही बात है ये। सरवत प्लीज़ डू ऐड, बच्चों के साथ ऐसे घर में रहना जहाँ पे बारिश का पानी भी है, जहाँ गंदा पानी भी है, जहाँ लाइट नहीं आ रही, जहाँ आपका इवन समटाइम कांटेक्ट भी किसी और से इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज वहाँ पे उस वक्त सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। कितना मुश्किल था वो वक्त, एज अ मदर आपने जो फेस किया, इफ़ यू कैन शेयर दैट। बहुत मुश्किल है। आई मीन सिर्फ मेरे लिए मुश्किल नहीं है, हर माँ हर बच्चे के लिए मुश्किल है। पहली कोरोना वायरस से लोगों की नौकरियां नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब लोगों के कनस्तर में चावल और वो रखे वो ज़ाया हो गए। मतलब मेरी कोई परेशानी नहीं है यहाँ, मैं अपनी परेशानियों के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं उन लोगों की परेशानियों के लिए बैठी हूँ जिनकी असल में परेशानी है, जिनकी गाड़ियाँ तैरते तैरते कहीं और चली गई, जिनकी गाड़ियों की इंश्योरेंस करने के भी बेचारों के पास पैसे नहीं थे। वो कहाँ से लाएंगे 8 लाख रुपए की गाड़ी? एक बंदा जो 20-30 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, वो कहाँ से निकालेगा इतना घर से पानी? और जब घर से निकाल लेगा तो उसकी बाहर जो सड़क है उससे जो गटर का पानी आ रहा है, वो मतलब वो कहाँ कहाँ जाके बचें हम कहाँ से बचें? हम नेचुरल कैलामिटीज़ से तो सकते हैं। ये तो आप लोगों का हक है, हम लोगों का हक है कि हम और आपका फ़र्ज़ है, इतनी बड़े बड़े इदारे जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस चला रही हैं, वो इस तरह चला रही हैं कि हमें बिल्कुल जंगल की तरह रखा हुआ है। जंगल में भी कानून है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है। कौन पैसे देगा? रोड पे कोई गिर गया, कोई मर गया, उसकी प्रॉब्लम हो गई, कौन देगा इसके सबके? कौन जवाब देगा? हमारी परेशानियाँ यहाँ पे हैं। लोगों के साथ जो इन 4 दिन की बारिशों में हुआ है, मतलब दुनिया में फ्लड्स आते हैं तो शायद इतना नुकसान होता होगा लोगों का, ये 4 दिन की बारिशें नहीं बर्दाश्त कर सके क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सरवत। फहद, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ थे, इस बारे में बात कर रहे थे। आमिना, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी इसमें? जी, मैं सिर्फ 1-2 छोटी चीज़ें कहूँगी। एक तो ये कि ये तो बहुत ही बड़ी बारिश थी, फ़ाइन, ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ लगता है, लेकिन हमारे मुल्क में जनरली और स्पेशली कराची में कोई थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, जो कि पिछले इतने सारे सालों में हुई हैं, और पता है कि ये चीज़ बिल्डअप होती जा रही है, वेदर चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सबके सामने है, दिस इज़ नॉट समथिंग हिडन। तो इसके लिए प्रिपरेशन क्या है? क्यों नहीं करते? अगले साल फिर होगी, फिर डेवस्टेशन हो जाएगी, तो कराची तो ख़त्म। अभी भी लोग, आपने खुद सुना कि लोग चाह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, वो इतने घबरा गए हैं कि जो लोग दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री से उठ के कराची आते थे अर्न करने के लिए, वो कहाँ जाएँ? तो क्या वो वापस चले जाएं? सारे कराची छोड़ के लोग चले जाएं? वही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बन गई और इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बन गई, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नील हो जाएगी बिकॉज उसको इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल चुकी है अब तक। तो शेम ऑन एवरीबडी हु इज़ नॉट परफॉर्मिंग। सेकेंडली, आई वुड जस्ट रियली लाइक टू ऐड कि दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट जस्ट अबाउट अ स्मॉल इलाका, दिस इज़ अबाउट ऑल ऑफ कराची। अगर दूसरी जगहों से भी लोग बाहर निकले लेकिन उनको किसी ने शायद सुना नहीं या उनको जल्दी दबा दिया गया और हम शायद इतनी जल्दी नहीं दब सके और 4 लोगों ने हमारी बात सुन ली
और न्यूज़ पे भी हमारी बात आ गई, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि वी नाउ स्टैंड फॉर ऑल ऑफ कराची। यस एंड टुडे एट 4:30 एट फ्रेयर हॉल सारे पूरे कराची को मैं इनवाइट करती हूँ कि आप आएँ और आके हमारे साथ खड़े हों और पूरे कराची के लिए प्रोटेस्ट करें, और ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होने दें। ये प्रोटेस्ट जब तक चलती रहें, जब तक ये मसले हमारे सामने फिज़िकली हल नहीं होते, बस इनफ इज़ इनफ। ये नताशा, एक बार मामला बेहतर हुआ, इश्यूज रिजॉल्व हुए, तो फिर बात सिर्फ एक इलाके की नहीं होनी चाहिए, पूरे कराची की होनी चाहिए। आमना ऐसी सोच रखती हैं, ऐसा कहती हैं, आपको भी ऐसे लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि हम सब एक हैं। यहाँ पे कोई ये डिफेंस या नाज़िमाबाद का कोई उसमें कोई तासुब नहीं है, क्योंकि हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम सब हलाल की कमाई कमा रहे हैं। तो बहुत दुख होता है जब हमारी कोई कमाई हुई चीज़, बनाई हुई चीज़ को जब कोई डिस्ट्रॉय, किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। और मेरे हिसाब से इस वक्त मुझे नहीं समझ आता कि उनको शर्म कैसे नहीं आती है, जो इंतज़ामिया में बैठे हैं वो इतना सीना तान के FIR दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं शर्म आती कि उनके होते हुए ये सारे मसले मसाइल में, मतलब कराची अगर इस बारिश में डूब गया है तो मतलब क्योंकि ऑलरेडी सी लेवल हमारा ऊपर है, हमारा शहर सी लेवल के अंडर आता है, मतलब यानी कि शहर कभी भी डूब सकता है, और इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और करप्शन का जो लेवल है उस पर वो कभी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी यहाँ पे करप्शन रुकेगा। फॉर मी आई थिंक जो सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे मुल्क के अंदर आ गई है वो कोरोना नहीं है, वो करप्शन है, और मुझे नहीं लगता ये कहीं से जाने वाली है, ना इसका कोई वैक्सीन निकल आएगा, क्योंकि हम बर्बाद हो चुके हैं। और अभी भी हम आपस में लड़ रहे हैं कि नाज़िमाबाद का मसला है या डिफेंस का मसला है, पूरे कराची का मसला है। बेचारा पूरा कराची सफ़र किया, पूरे कराची ने सफ़र किया। नहीं, हमें ये बिलीव किया जा रहा है कि नहीं ये इसका मसला है, ये उसका मसला है, ये उसका मसला है, डिवाइड एंड रूल कर करके इन्होंने इतना टाइम गुजार लिया है। अब मुझे लगता है कि पूरी की पूरा मुल्क के जितने भी अवाम हैं वो इकट्ठा हो जाए बस। अब जब तक कोई काम नहीं करेगा वोट भी कोई ना दे, एहतजाज करना पड़ेगा। जब तक कोई काम नहीं करेगा, जब तक वो उसको रखे ही नहीं, बिल्कुल ठीक, हटा दें, बिल्कुल ठीक। आमना बैठे वो मनसब पे जो काम अपने पैसे वापस करें जो उन्होंने करप्शन से खाए हैं। बिल्कुल आमना, थैंक यू सो वेरी मच। नताशा, आपका भी शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। बात हम कर रहे हैं कराची के मसलों की। आज फिर एहतजाज होगा और एहतजाज हो रहा है पूरे कराची के लिए, और ऐसे में खान साहब आज नहीं कल आ रहे हैं। कराची वालों की उम्मीदें फिर से जाग जाएंगी, वादे फिर से किए जाएंगे, दिलासे फिर से दिए जाएंगे, फिर से कहा जाएगा घबराना नहीं है, फिर से कहा जाएगा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये सिर्फ कहा ना जाए, ये किया जाए। दिस इज़ द टाइम टू डू दिस। हम तो कहते थे व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। टफ से टफ एंड टफर, यही सिचुएशन हम देखते आ रहे हैं। बट अल्लाह करे रुके। एनीवेज हम थोड़ा सा रुकते हैं, तवक्कुफ करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने दवाओं की तैयारी में भंग के इस्तेमाल की मशरूत इजाज़त दी है। पाकिस्तान में भंग हर गांव, हर शहर में पाई जाती है। क्या वही भंग दवा में इस्तेमाल हो सकेगी या ये कोई और उसकी टाइप है जो कि हम दरामद करेंगे? भंग की बाज़ाब्ता काश्त से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा, इससे मुताल्लिक हमारे नुमाइंदे आबिद अली ने माहिर नबातात डॉक्टर एजाज अहमद से खुसूसी गुफ्तगू की है। आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्स सीनियर डायरेक्टर WWF डॉक्टर एजाज साहब। आइए इनसे जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भंग का चर्चा है, क्या ये वही भंग है जो पाकिस्तान में पाई जाती है या फिर इसे बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के गली कूचे में बहुत ज़्यादा भंग पाई जाती है, ये उसी भंग का चर्चा है या कोई और होगी? जी, पाकिस्तान में वैसे तो जो भंग की जो पौधा है उसकी 3 स्पीसीज़ हैं इस ख़ानदान की, इस फैमिली की, जो पाई जाती हैं। इसको कैनाबिस सटाइवा, जो बेसिकली बुनियादी इसका नाम है, साइंटिफिक बोटेनिकल नाम है, वो कहते हैं। और ये जब हम आजकल बात जिसकी इजाज़त मिली है, जिसको हेम्प भी कहते हैं इंग्लिश में, तो वो यही है जो हम आम तौर पर जिसको देखते हैं इस्लामाबाद, पंजाब में बहुत जगह पे ये जंगली खुदरा पौधे के तौर पर जो है वो पाई जाती है। KP में भी है। और अगर हम इस फैसले के हवाले से बात करें
तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला था, क्योंकि ये वाइल्ड में जो वैसे भी ग्रो करती थी, इसका कोई एज सच इस्तेमाल नहीं होता था। और आपने नोट किया होगा कि इस वक्त एक और पौधा जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, पार्थेनियम के नाम से, जिसको गाजर बूटी भी कहते हैं, वो एग्रीकल्चर में और वैसे भी हर जगह पे वो बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसके साथ कंपटीशन में भी वो पाया जाता है बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे ये है वहाँ पे वो दोनों मतलब एक जगह पे पाए जाते हैं। इसकी अगर काश्त होती है जो हेम्प की या भंग की साइंटिफिक बुनियादों पे, तो काफ़ी हद तक उस पौधे को कम से कम उन जगहों से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इससे हमें फाइनेंशियल कितना हम इससे फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं, इम्पैक्ट कितना फाइनेंशियल पाकिस्तान की जो इकानमी है उसके ऊपर आ सकता है? मैं ही समझता हूँ कि इसमें तो अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश मार्केट्स हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जो इस मार्केट में काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे हैं। इसकी अगर हम ये देखते हैं कि 40 से 50 अरब की अगर इसकी मार्केट है, और अगर हम उसका 1 से 10% भी उसमें से कोई कैप्चर कर लेते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा जो है वो अमाउंट बन जाती है। तो मैं ये समझता हूँ, और फिर इसका जो एक फ़ायदा मैं समझता हूँ कि वो और भी है, वो ये है कि इस पे फिर रिसर्च और उसके और बहुत सारे जो एसोसिएटेड साइंटिफिक रिसर्च के जो पहलू हैं वो भी इससे उजागर होंगे। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये बताइएगा कि ये जो भंग है, हेम्प है, इसका एक तो जो बताया जा रहा है कैंसर की अद्वियात बनेगी, क्या इसका कोई और फ़ायदा भी है? जी, इसके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं पेपर में, इवन जो कपड़े हैं, जो जूते हैं, मतलब है कि इसकी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो के बन सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम बाकी दुनिया में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें, जैसे ऑयल है, इसके ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसी तरह और प्रोडक्ट्स। तो जनाब, इसका मकसद इस वीडियो का ये तो ख़ुद एक बिल्कुल वाज़े सा अच्छा सा मैसेज था किस तरह से क्या होना चाहिए। मामला भी कुछ ऐसे ही है। तवील बंदिश के बाद अब स्कूल खुलेंगे, कुछ ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है। अब इस सब में जहाँ वालिदैन और बच्चे खुश हैं, वहीं ऐसा भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़े से परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं कि कहीं ऐसा ना खुदा न खास्ता उनका बच्चा बाहर निकले और साथ में कोरोना में मुब्तला होकर घर आए। कोई ऐसा नहीं चाहता। यकीनी तौर पर स्कूल से हुकूमती इक़दामात पर ज़रूर अमल करेंगे, लेकिन फिर भी कोरोना का खौफ ऐसा कि ये वालिदैन को सताता रहेगा। तो हम इस खौफ को कम करने की और आपको समझाने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर इस सिलसिले में हो क्या सकता है, क्या होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहा सबरी हमारा साथ देंगे और स्कूल हेल्थ स्पेशलिस्ट खुर्रम लतीफ़ हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बस अल्लाह का शुक्र। कोई एंजॉय भी कर रहा है इस बारिश को? यही कहना पड़ेगा पॉजिटिविटी के लिए। अच्छा देखिए, वीडियो हमारे सामने है, पैगाम बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा स्कूल जाएगा, वहाँ पर टीचर्स SOPs पर अमल करवाएंगे, ये काफ़ी नहीं है। हमें अपना जहन भी बनाना होगा, हमें अपने बच्चे को समझाना भी होगा। ये मकसद है आज हमारे मिल बैठने का। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। देखिए, सेहत की बुनियाद क्या है? सेहत से जिस्मानी तो नहीं होती। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे बच्चों ने बहुत सफ़र किया है, क्योंकि अब देखें इस पर हमारे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि स्कूल एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारे बच्चों की नशोनुमा के लिए, जहनी नशोनुमा के लिए, और काफ़ी बच्चे उससे उनको वो नहीं सहूलत मिल पाई। कुछ बच्चे ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे थे जो थोड़े अमीर घरानों से थे, लेकिन मेजॉरिटी के पास वो नहीं थी फैसिलिटीज़। तो अब हमारे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बच्चों के डेवलपमेंटल डिलेज आ रहे हैं। कुछ बच्चे, एक उम्र होती है बच्चों की स्पेशली अर्ली, जो स्पीच डेवलपमेंट हो रही होती है, वो मुतासर हुई है, और कुछ बच्चे तुतलाने लगे हैं, सही है, और मसले होने शुरू हो गए हैं। और कुछ बच्चे जो स्पेशली जब ट्रांजिशन कर रहे हैं टू यूनिवर्सिटीज़, वो स्ट्रेस से उनके हालात ख़राब हुए हैं, सब कॉन्फिडेंस पर असरअंदाज होता है, तो बहुत मसले हो रहे हैं। तो हमें फिर सोचना है कि जिस्मानी सेहत प्लीज़, ऑफ कोर्स कोविड का हमें ख्याल वगैरह रखना है, व्हाटएवर, लेकिन साथ साथ देखना यार इस सब सूरत हाल से हमारे बच्चों के
जहनी नशोनुमा पे और उनकी जहनी सेहत पे क्या असर पड़ा इवन फ्यूचर और फ्यूचर, क्योंकि हमें बैलेंस क्रिएट करना है हेल्थ और एजुकेशन में, बिकॉज दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट और है। इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। यस, जो सर्टन पार्ट ऑफ सोसाइटी फिर भी जिंदगी चल रही है, इनफैक्ट ऑनलाइन से उनको ज़्यादा सुकून भी मिल गया है, लेकिन जो मासेस हैं उनको नहीं मिला। उनके बच्चे वैसे भी सड़क पे फिर रहे हैं, उनको वैसे भी कोरोना हो सकता है। और इसमें एक बात ये भी है कि ना जहाँ इस सहूलत का फ़ायदा भी उठाया गया वहाँ पे जलन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी। अगर उनके पास में वो सारी की सारी फैसिलिटी है तब भी उनको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा। इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, फिर वो आपको आप समझ रहे हो और समझा रहे हो। ज़्यादातर सर हमने ऐसा भी देखा कि वो असाइनमेंट मिला, बेबी को बनाया बाबा मामा ने मिलके, उसके बाद में एक फ़ोटोशूट किया छोटा सा और टीचर को भेज दिया कि ओके फाइन हो गया, ये सब हो गया। अब ज़रा मुझे ये समझाइए कि इस सारे सिनेरियो में हम अपने बच्चे को कैसे कंफ्यूज सिचुएशन से निकाल सकते हैं? क्या हमें उसको समझाना है, क्या हमें समझना है? थोड़ा सा हमें सिखाइए, थोड़ा सा हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम बड़े मशकूर हैं समा के वो इस काविश में वो हमारे साथ 5 हेल्थ से हैं। 5 हेल्थ स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। इसमें एक चीज़ जो आपने जिस पॉइंट को आपने रेज़ किया बहुत ज़रूरी है कि अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो स्कूल भी जो स्कूलिंग भी वो भी घर से चल रही है। अब इस नुक्ते नज़र में वालिदैन को डिसाइड करना है कि बच्चे को किस तरह से सिखाना है। ठीक है कि अगर असाइनमेंट आ रहा है तो उसको किसने सॉल्व करना है और मैंने बच्चे तक उसको कैसे पहुंचाना है उस पैगाम को। और उसके बाद फिर हमने इस चीज़ की हौसला अफजाई करनी है कि अगर स्कूल दोबारा रीओपन हो रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को वालिदैन को समझने की नीड है कि ये जो वबा है ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर ने तमाम ममालिक ने इसको फेस किया है। तो स्कूल के नुक्ता नज़र को भी समझना है कि अगर वो SOPs अप्लाई करके स्कूल को ओपन करना चाह रहे हैं तो उसमें ना सिर्फ वो स्कूल का किरदार होगा, वालिदैन का, मैं कहता हूँ वालिदैन के साथ वो जो वैन ड्राइवर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा किरदार होगा, स्कूल के गार्ड का किरदार होगा। किसी एक शख्स का काम नहीं है। हम अगर स्कूलिंग घर से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पॉइंट, मैं फिर उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने कहा कि मुझे बच्चे तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचानी है और फिर साथ अलाइन रहना है स्कूल से कि मुझे अगर वापसी स्कूल को भेज रहे हैं तो वो जो काविशें कर रहे हैं स्कूल को महफूज बनाने के लिए उनके साथ मुझे उनका साथ कैसे देना है, कोऑपरेट कैसे करेंगे, ये बहुत प्रायर है, बहुत ज़्यादा है। 5 हेल्थ ने अभी SOPs रेडी की हैं अपनी जो स्कूल के साथ। समझाइए, थोड़ी सी बताइए। जी, मैं इस पर ये बात करना चाह रहा था कि 5 हेल्थ जो SOPs बनाई है कि स्कूल को किस तरह से सेव किया जा सकता है। उस SOPs में कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं डाली गई हैं। यही कि अगर आपने ख़ास तौर पे बच्चों में अब ये ज़रूरत है, ये टाइम है कि बच्चों में डिसिप्लिन कायम किया जाए। अगर आपने हैंड वॉशिंग की स्किल बतानी है कि उसके तरीका कार क्या होंगे, सैनिटाइज़र अगर यूज़ करना है तो किस तरह से करना है, और स्कूल स्टाफ को अगर आपने ट्रेंड करना है कि वो मॉनिटर करेगा फीवर किस तरह से करेगा, एक बच्चे से दूसरे का गैप कितना रखना है, तो हम इसमें कन्फ्यूजन जो स्कूल्स की वो दूर करें। प्लीज़ ना, सॉरी ना, मैं बात काट रही हूँ। देखिए, स्कूल है, टिफ़िन तो होगा, मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, चलो मिलकर खाते हैं। इसके लिए क्या सोचा आप लोगों ने, इसको कैसे मैनेज करेंगे? बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं, उनको भी चेक करना होता है। आज अम्मी ने मीठा पराठा बना के दिया है कि अंडा पराठा। बिल्कुल रियलिटी से आपने क्वेश्चन लिया है। और अभी हमने एक वर्कशॉप अपने स्कूल्स के साथ किए, पार्टनर स्कूल के साथ, और हम आगे भी वर्कशॉप करने जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन टीचर्स की तरफ से आ रहे हैं कि क्या जो टीचर्स हैं वो मास्क पहन के बच्चों को ट्रेन कर सकती हैं, टिफ़िन जो है वो बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और बुक्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए आपको टीचर को एक्सप्रेशन भी देने हैं, बिल्कुल तो ऐसे मास्क कैसे पहनेंगे। तो मैंने ये इसी वजह से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिसिप्लिन करना होगा। अल्लाह करे कि इससे हम बिल्कुल छुटकारा हासिल कर लें। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप फ़ौरन घबरा जाते हैं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही थोड़ा माहौल बनाती हूँ सवाल करने के लिए। मैं ये कह रही थी कि हमें अपने बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा कि बेटा आपका जो पेंसिल बॉक्स है वो आप ही का है, उसको शेयर नहीं करेंगे, रबर आपकी, चीज़ें आपकी, बुक्स आपकी, कॉपी आपकी, वो मैं आज तुम्हारी बुक लेके पढ़ लेता हूँ, ये नहीं चलेगा। ये भी इतना बेसिक भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही करना होगा कि ये स्कूल से और घर से दोनों तरफ से तालीम मिलेगी। आपने बिल्कुल कि आप स्कूल में टीचर बताए और घर में पेरेंट्स इस चीज़ को कहें कि जो टीचर ने आपसे कहा, बच्चे को आमादा करें कि बेटा फॉलो भी करो, फॉलो भी करें। आपने अगर हैंड वॉशिंग के लिए आपको कहा गया है तो वो किसी वजह से कि उसको एक्सप्लेन करें। तो ये दोनों, मैंने कहा कि हर एक को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, जैसे हम इस पे काम कर रहे हैं तो स्कूल के तमाम अफराद जो हों उनको, पेरेंट्स को इसका मैं किरदार अदा कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने इसको कंडक्ट किया कि हम ऐसे ही ज़रा एक ऐसी जाली सा माहौल बनाते हैं, मॉक करते हैं, हम एक रिहर्सल करते हैं स्कूल की। थोड़े से बच्चे बिठाए, टीचर,
किस तरह से करेंगे। उन्होंने आज खुद कोशिश की। उन्होंने कहा शोर का क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ बच्चा नहीं सुन पा रहा वैसे, फिर वो जो बात कर रहा है वो वैसे मुझ तक नहीं पहुँच रही, वो जो एक डिस्कशन है वो तो नहीं हो सकती। मैं थोड़ी सी बड़ी क्लास की बात कर रही हूँ, ये उतने थोते वाले बच्चे नहीं हैं जो 7th 8th स्टैंडर्ड है, 9th है, मैट्रिक है। शोर को कैसे एलिमिनेट करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे अगर स्पेस क्रिएट करेंगे तो आपको दूर दूर बिठाना होगा। हमें याद है कि जब देहात के स्कूल में पढ़ा करते थे तो दूर दूर बिठाया जाता, तो हमें वो कल्चर अभी थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा। मास्क नहीं था, मास्क नहीं था, अब मास्क है, अब वैसे ही आपको तेज़ बात करनी पड़ती है सर। ओपन एयर में बैठते हुए आपको इस चीज़ को थोड़ा सा अब माइक का यूज़ कर रहे हैं, तो जिस चीज़ को भी आप इस्तेमाल में ला रहे हैं उसकी भी केयर फिर आपको करनी होगी कि आप माइक पर आप बात माइक पे कर रहे हैं, फिर जब किसी और को दे रहे हैं तो वही माइक आप दूसरे को भी दे रहे हैं। तो आपने जिस जगह पे बाहर हमने आपके लिए बिल्कुल अलग रखा है और उनके लिए बिल्कुल अलग। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो इसलिए मैं जितने भी जो लोग स्कूल ऑन करते हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि इस कैंपेन जो है ख़ासतौर पे हम जो SOPs के लिए कर रहे हैं, तो हमारा फेसबुक पेज भी है, वो www.facebook.com पे उसको भी देखें और SOPs और इसको इम्प्लीमेंट करने में वो साथ दें हमारा। अच्छा ठीक है, बेबी घर से निकले, वैन में बैठे, क्लासरूम चले गए, क्लास हो गई, अल्लाह हाफ़िज़ कल मिलते हैं, मैम आपका टास्क जो आपने मुझे दिया मैं करके लाऊंगा। वापस घर आते हैं, भाग के जाते हैं, मम्मा को हक करते हैं और बताते हैं मम्मा आज मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, क्या मैं कल छुट्टी कर सकता हूँ। ये जो एक रोज़ाना की बहस है मम्मा पापा के साथ में बच्चों की, इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वापसी पर सीधे वॉशरूम जाना पड़ेगा और हैंड्स वॉश करने पड़ेंगे, खुद को क्लीन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, इसे एक SOP समय में होम के लिए भी बनानी चाहिए। अच्छा नहीं बनाई थी तो उसमें बिल्कुल सही आपने ये कहा कि फ्री का आइडिया दिया है बिल्कुल मैंने आपको, आपने याद रखिएगा आप लोग। SOPs में इस पॉइंट को हाईलाइट करना कि बैक टू होम जब घर, अब जब बच्चों को ये चीज़ पता चलेगी कि थोड़ा बहुत बीमार होने पे या किसी चीज़ पे 14 डेज़ के लिए आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बच्चा ये कंप्लेन करे तबीयत खराब है तो उसको सीरियस लेना होगा, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, स्कूल इंतजामिया को भी। वो ये ना कहें कि नहीं आपका ये इम्तिहान है, यू हैव टू कम टुमारो, तो स्कूल को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। स्कूल में भी इसकी मॉनिटरिंग हो और घर में भी अगर आपको लगता है कि इसको फीवर वगैरह तो उसके सिम्टम्स मॉनिटर करें और ये थोड़ा सहल हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्कूल्स में इसको फॉलो भी किया जाता है कि आज आपके बेबी को बुखार है तो हम इसको क्लासरूम नहीं, इसको आराम कराएं, इसको रेस्ट कराएं। लेकिन अगेन ये आ जाता है बच्चे को इतना तो समझाना होगा कि बेटा बुखार है बैठ जाओ, और बुखार है तो मुझे बताओ। नॉर्मली बच्चे खुद बहुत देर तक जब वो कफ करते रहते हैं, खेल खेल के थक जाते हैं, मैं अंदाज़ा होता है आज कम खेल रहा है, कम जंप कर रहा है बेबी, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। सर ये इसको कैसे केटर करेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें स्कूल में भी एनर्जी सही निकल रही है हमेशा की तरह। आपने सही कहा कि एनर्जी जो है कम होती है स्कूल में भी, जब खेल रहे हो घर में भी खेल रहे हो, तो अब बच्चा लेथार्जिक अगर हो रहा है तो उसमें फिर मैंने कहा कि आपने सिम्पटम्स को मॉनिटर करना है। वो थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है, उसके साथ अगर उसको फीवर आ गया है तो उसको भी सीरियस कोई चीज़ अननोटिस ना जाए। एक बात और, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्पेशली इस माहौल में। और इन पाकिस्तान में देखा कि एटीट्यूड है पेरेंट्स का, अननोटिस चीज़ें जाने देते हैं और एक वो कहते हैं कोरोना वरोना कुछ नहीं है, भेजो बच्चे को स्कूल, ये भी करो वो भी करो, बच्चा बाहर भी खेले यहाँ भी करे। ये जो एटीट्यूड है ना, इसकी वजह से वो सेकंड वेव, थर्ड वेव, उस तरफ हम खुदा न खास्ता बढ़ जाएंगे। सर मैं ट्रेनिंग करीबन करते हुए 10-12 साल हो गए हैं और एक चीज़ को मैं हर ट्रेनिंग का हिस्सा बनाता हूँ और जीवन के जब भी मैं टेलीविज़न पर भी कोई प्रोग्राम हुआ इस चीज़ को बनाता हूँ और आज फिर मैं उसी को रिपीट करूँ। ये भी कि बहुत से सुनने वाले कहें कि ये हर दफ़ा होता है। कहते हैं कि जब कंडीशन अनसेफ हो ना तो आपका एक्ट अनसेफ नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो इस टाइम तमाम स्कूल्स, तमाम घर के जो अफराद समझ लें कि कंडीशन सेफ नहीं है, तो आपका हर एक एक्ट जो है वो सेफ होना चाहिए, क्योंकि अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट मिली तो हादसा होता है, प्रॉब्लम होती है। ज़बरदस्त। कंडीशन अनसेफ हो तो एक्ट अनसेफ नहीं होना चाहिए। ये जो आज हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू नियादन के नाज़रीन आपने सुनी है ना, इसको याद रखिएगा, पल्लू से बांध के रखिएगा, जहन नशीन रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुआ कीजिए स्कूल्स खुलें और हम SOPs पर अमल कर पाएं। एग्जैक्टली। अभी हम आपसे लेंगे इजाज़त, करेंगे मुलाकात मंडे को। बहुत सा ख्याल रखें, कोरोना कम हुआ है, गया नहीं है, तो एहतियात करो ना, मास्क पहनो ना, करेंगे मुलाकात मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।